इंडियन कॉन्ट्रैक्ट एक्ट 1872 कब बना? 1 सितंबर 1872 में एनफोर्स हुआ। और आपको पता है कि 1872 में तो इंडियन पार्लियामेंट था ही नहीं। आफ्टर इंडिपेंडेंस तो ये लोकसभा राज्यसभा ये सब फॉर्म हुआ। उससे पहले तो ब्रिटिश रूल था, कई जगह किंगडम थी, राजा लोग थे। तो ब्रिटिशर्स ने बनाया। कई बार मैं बात करता हूं अगर ब्रिटिशर्स ना होते, ठीक है, उन्होंने हमारे यहाँ खूब पैसा लूटा, प्रॉपर्टी सब नुकसान पहुंचाया, एट्रोसिटीज की पब्लिक पे, लेकिन ये बात भी सच है उनकी खुद की इकोनॉमी इंग्लैंड की देखो कितनी डेवलप होगी कि उनकी इकोनॉमी में इतने साल पहले भी काफी लोग एग्जिस्ट करते थे। वो 1872 में कॉन्ट्रैक्ट एक्ट इंडिया में ले आए। एक नेगोशिएबल इंस्ट्रूमेंट एक्ट पढ़ेंगे आप इंटरमीडिएट में, चेक ड्राफ्ट के रूल, चेक के, ड्राफ्ट के, बिल ऑफ एक्सचेंज के, ये एक्ट भी हमारे इंडिया में 1881 में आ गया था। और आज भी हालत यह है कि हिंदुस्तान की 70-80% पब्लिक ने कभी चेक नहीं काटा, कभी बिल ऑफ एक्सचेंज यूज नहीं किए, बुक्स में ही पढ़ते हैं हम लोग। तो क्या उस जमाने में सोचो ब्रिटिशर्स ने इंडिया में एक्ट बना दिया था 1881 में। उनके अपने कंट्री इंग्लैंड में सोचो कब से ये लोग प्रिवेल कर रहे हैं। तो उनकी इकोनॉमी हमसे डेवलप थी। चलो वो एक्ट बना दिए। अगर ये एक्ट ना बनाते तो ये कोर्ट सेटअप की उन्होंने, ठीक है, फेयर जजमेंट नहीं होती थी, उनकी पार्शियलिटी थी, लेकिन कम से कम एक सिस्टम बनाया ना कि जज साहब हैं, डिसीजन देंगे कोर्ट में। ये आपको पता है ये फेमस अंबेडकर साहब हैं, वो भी फेमस एडवोकेट थे, सुभाष चंद्र बोस फेमस एडवोकेट थे, गांधी जी एडवोकेट थे, तो बैरिस्टर थे, वो बाहर से पढ़ के आए थे। तो ये लोग क्या है केस लड़ा करते थे। मोतीलाल नेहरू बड़े फेमस लॉयर रहे, नेहरू जी के फादर साहब, उनका बड़ा नाम चलता। तो देखो आप क्या वो लोगों ने केस लड़े उस ब्रिटिशर्स के अगेंस्ट भी, एक सिस्टम बनाया गया और केस हारने पे ही पनिशमेंट रहती थी। अगर वो ब्रिटिशर्स ना आते तो हमारे राजा लोग, कई लोग ठीक थे, बीच में कुछ लोग ऐसे थे कि वही बात है इधर उधर अपने बीरबल से और अपने और लोगों से एडवाइस लेके चलो टंगो फंसी, ऐसी हालत थी। फेयर जजमेंट कई जगह नहीं होती थी, बड़ी प्रॉब्लम थी, एट्रोसिटीज होती थी पब्लिक पे। तो कम से कम उन्होंने कोर्ट सेटअप कर दिए, लॉ बना दिए, हमें सिविलाइज कर दिया कुछ एरियाज में, तो हम लॉ को पढ़ना शुरू कर दिया हमने। चलो कॉन्ट्रैक्ट एक्ट 1872 में आया। और ये क्या है, अपने आज भी अगर बात करूं, एक्सेप्ट जम्मू कश्मीर, एप्लीकेबल टू होल इंडिया, एप्लीकेबल टू होल ऑफ इंडिया, पूरे इंडिया पे एप्लीकेबल है। तो फर्स्ट ऑफ ऑल बिजनेस करने के लिए इस की काफी अच्छी नॉलेज चाहिए। तो व्हाट्स द मीन ऑफ कॉन्ट्रैक्ट? सेक्शन 2 क्लोज एच, सेक्शन 2 डेफिनेशन क्लोज एच। सेक्शन 1 तो बता रहा है जम्मू कश्मीर छोड़ के सब सारे इंडिया पे एप्लीकेबल है। ये कहता है अग्रीमेंट, अग्रीमेंट एनफोर्सिएबल बाय लॉ। ये कहता है क्या है, व्हाट्स द मीन ऑफ कॉन्ट्रैक्ट? कॉन्ट्रैक्ट का मीन क्या है? अग्रीमेंट विच इज एनफोर्सेबल बाय लॉ। तो ये दो वर्ड हैं, एक अग्रीमेंट और दूसरा क्या, एनफोर्सेबल। जो अग्रीमेंट है इसका सेक्शन 2 क्लोज ई है, वो बताएगा मीनिंग ऑफ अग्रीमेंट। अग्रीमेंट का मीनिंग समझने के लिए क्या है, बिजनेस में एक ऑफर होता है और दूसरा क्या होती है उसकी एक्सेप्टेंस। ऑफर बाय ऑफरर या प्रपोजर कह दो, और एक्सेप्टेंस बाय ऑफरी या प्रोमिसी या एक्सेप्टर, कुछ भी कह सकते हैं। तो एक ऑफरर है जो ऑफर करता है किसको, ऑफरी को या कहो प्रोमिसी को। क्या हुआ, राम ने शाम को कहा कि मैं तुम्हें अपनी कार दूंगा, कार ट्रांसफर करूंगा। वो कहता ओके आई विल टेक इट, मैं उसे ले लूंगा। राम ने कहा कि शाम मैं तुम्हें कार दूंगा, ये ऑफर कर रहा है, आई विल ट्रांसफर माई कार टू यू। शाम कहता ओके आई विल टेक इट, तो उसने एक्सेप्ट कर लिया, ओके मैं कार ले लूंगा। तो इन दोनों के बीच में ये क्या हो गया है, राम और शाम के बीच में प्रॉमिस हो गया है,
दैट इज प्रॉमिस। अब ये वर्डिंग, ये टर्मिनोलॉजी नई नहीं है आपके लिए, धीरे धीरे पढ़ेंगे ये सब कुछ याद हो जाएगा। क्या एक पर्सन ऑफरर है या प्रपोजर है, वो एक्सेप्टर को ऑफर करता है। एक्सेप्टर या ऑफरी या प्रोमिसी कुछ भी कह सकते हो, तो वो उसे ऑफरर ऑफर करता है कि तुम मेरी कार लोगे। वो कहता ओके आई विल टेक इट, मैं कार ले लूंगा, दैट इज प्रॉमिस। तो ऑफर जो है इसको सेक्शन 2 क्लोज ए में पढ़ेंगे, एक्सेप्टेंस को सेक्शन 2 क्लोज बी में पढ़ेंगे, और प्रॉमिस का भी 2B है, वही एक्सेप्टेंस वाला है, सेक्शन 2 क्लोज बी। तो राम ने ऑफर किया कि मैं तुम्हें कार दूंगा, श्याम कहता ओके आई विल टेक इट, उसने एक्सेप्ट कर लिया ऑफर कि ओके मैं ले लूंगा कार। तो दोनों के बीच में क्या हो गया, प्रॉमिस। लेकिन अभी प्रॉमिस हुआ है, अग्रीमेंट होने के लिए क्या जरूरी है, प्रॉमिस विद कंसीडरेशन, यानी प्रॉमिस में क्या ऐड कर दो, कंसीडरेशन। विदाउट कंसीडरेशन, अब ये यहां पे कंसीडरेशन नहीं है, अगर कंसीडरेशन नहीं है तो दैट प्रॉमिस कांट बी ट्रीटेड एज अग्रीमेंट। तो अग्रीमेंट एक स्टेप और आगे आ गया, तो अग्रीमेंट सेक्शन 2 क्लोज ई में वो बताता है प्रॉमिस विद कंसीडरेशन, यानी कार कितने की ये भी तो बात करो। अगर उसने कहा कार दूंगा, वो कहता है मैं कार ले लूंगा, तो दैट इज प्रॉमिस। अगर इसने कहा कि कार ट्रांसफर करूंगा फॉर ₹2 लाख, ये लो, क्या आ गया बीच में, कंसीडरेशन। ये राम ऑफर कर रहा है शाम को, विल यू परचेज माई कार फॉर ₹2 लाख। इसने ऑफर किया, क्या तुम कार लोगे 2 लाख में? शाम कहते यस आई विल बाइट, मैं इसे खरीदूंगा। तो इसने ऑफर किया, क्या तुम कार लोगे 2 लाख में? शाम ने कहा यस आई विल बाइट, मैं खरीदूंगा। शाम एक्सेप्टेड द ऑफर ऑफ राम। राम ऑफरर है या प्रपोजर है, प्रपोज कर रहा है कि क्या तुम कार खरीदोगे। शाम आगे से उस ऑफर को क्या कर रहा है, एक्सेप्ट। एक्सेप्टर या ऑफरी या प्रोमिसी कुछ भी कह सकते, यस आई विल बाइट। तो इसमें ऑफर की एक्सेप्टेंस हुई और विद क्या है, कंसीडरेशन। 2 लाख कंसीडरेशन की भी बात है, तो इट मींस इट इज अग्रीमेंट। तो अग्रीमेंट होने के लिए देयर मस्ट बी अ कंसीडरेशन। अब कंसीडरेशन होगा तो वो अग्रीमेंट होगा। तो यहां पे याद रखें, 2A ऑफर का मीनिंग बताएगा सेक्शन 2 क्लोज ए, 2B एक्सेप्टेंस का भी मीनिंग बताएगा, और प्रॉमिस का भी अलग सेक्शन नहीं है। 2C कौन ऑफरर होता है, कौन ऑफरी या एक्सेप्टर होता है, उनका मीनिंग बताता है। 2 क्लोज डी कंसीडरेशन की बात करता है। 2E ये बात करता है अग्रीमेंट क्या है। 2H कॉन्ट्रैक्ट का मीनिंग बताता है, कॉन्ट्रैक्ट। तो बाकी FGHIJ ये सारे क्लोजेस अब पढ़ेंगे। तो फिलहाल 2A क्या बताता है, मीनिंग ऑफ ऑफर। ऑफर कौन कर रहा है, ऑफरर। और एक्सेप्टेंस मींस टू whom offer is made that person can accept it, no one else can accept it। मैंने राम को कहा, राम will you purchase my car for ₹10 लाख। राम आगे से रिप्लाई नहीं दे रहा, पर उसका एक फ्रेंड के आके कहता है यस सर आई विल बाइट। तो क्या वो एक्सेप्ट कर सकता है, नहीं। ऑफर टू शाम, ओनली शाम कैन एक्सेप्ट इट। अगर शाम कहे कि हाँ मुझे लेनी है, तो हमारे बीच अगर कंसीडरेशन भी है तो क्या हो गया, हमारे बीच एक अग्रीमेंट हो गया। तो अगर वो कंसीडरेशन नहीं तो खाली प्रॉमिस है। प्रॉमिस हैज नो मीनिंग जब तक कि कंसीडरेशन ना हो। कंसीडरेशन वर्ड का मतलब है समथिंग इन रिटर्न, सेक्शन 2 क्लॉज डी। समथिंग इन रिटर्न, बदले में कोई चीज आए, पर वो लीगल कंसीडरेशन होना जरूरी है, वरना इट हैज नो मीनिंग। कंसीडरेशन बदले में क्या है, पैसा आ रहा है। मेरे से कोई स्टूडेंट कहता है सर क्या आप मुझे टीच करोगे, 20,000 फीस दे दूंगा। ही इज ऑफरिंग मी, वो ऑफर कर रहा है कि सर आप पढ़ाओगे, मैं आपको 20,000 फी पे कर दूंगा। आई एक्सेप्टेड द ऑफर ऑफ स्टूडेंट। मैंने कहा ओके
आई विल टीच यू, मैं पढ़ाऊंगा फॉर ₹20,000। तो आई एक्सेप्टेड द ऑफर ऑफ स्टूडेंट, तो इट मीन्स देयर इज अ अग्रीमेंट, बिकॉज ऑफरर ने ऑफर किया, ऑफरी एक्सेप्टर ने एक्सेप्ट किया, और देयर इज लीगल कंसीडरेशन ₹20,000। लेकिन अगर वो मुझे ये कहे सर क्या आप टीच करेंगे, मैंने कहा करूंगा, दैट इज प्रॉमिस। कहता सर मैं आपको बदले में ओपियम ला दूंगा, अफीम, ओपियम या पोपियस ला दूंगा, भुक्की, अफीम, प्रोहिबिटेड आइटम है, अफीम भुक्की वगैरह प्रोहिबिटेड आइटम है। कहता सर बहुत बढ़िया क्वालिटी की अफीम ला दूंगा या वो पोपियस ला दूंगा, नशा नार्कोटिक्स बैंड है, तो ये लीगल कंसीडरेशन नहीं है, तो हमारा अग्रीमेंट वैलिड नहीं है। अग्रीमेंट वैलिड होने के लिए क्या चाहिए मुझे, लीगल कंसीडरेशन। तो इस तरह से ऑफर का मीनिंग टू ए बता देगा, टू बी एक्सेप्टेंस या प्रॉमिस का मीनिंग बताएगा, टू सी हु इज ऑफरर, ऑफरर राम, हु इज ऑफरी एक्सेप्टर श्याम, ये मीनिंग बताता है। टू डी समथिंग इन रिटर्न, बदले में कुछ आए, दैट इज कंसीडरेशन। ओके, टू ई मीनिंग ऑफ अग्रीमेंट बता देगा, टू एच मीनिंग ऑफ कॉन्ट्रैक्ट बता देगा कि कॉन्ट्रैक्ट का मीनिंग क्या है। ओके, तो अब आप इसमें देखें, ये मीनिंग तो क्लियर हो गए सेक्शन वाइज। एक सेक्शन है कॉन्ट्रैक्ट एक्ट में इंपॉर्टेंट, सेक्शन 10, कंडीशंस फॉर द वैलिडिटी ऑफ कॉन्ट्रैक्ट। मैं आपको कॉन्ट्रैक्ट का क्या मीनिंग बता रहा हूं, कॉन्ट्रैक्ट मीन सेक्शन 2 क्लॉज एच, उसके अकॉर्डिंग मीनिंग बता रहा हूं कॉन्ट्रैक्ट क्या है, सेक्शन 2 क्लॉज एच। कॉन्ट्रैक्ट क्या, अग्रीमेंट विच इज एनफोर्सिएबल बाय लॉ, अग्रीमेंट विच इज एनफोर्सिएबल बाय लॉ। अब ये एनफोर्सिएबल का मतलब क्या है, लीगली बाइंडिंग या लीगल इफेक्ट हो, ना मानने पे एक्शन हो, लीगल वैलिडिटी हो, वो अग्रीमेंट ही कॉन्ट्रैक्ट है, हर एक अग्रीमेंट कॉन्ट्रैक्ट नहीं। तो कई एक स्टेटमेंट दी जाती है, ऑल कॉन्ट्रैक्ट्स आर अग्रीमेंट, बट all agreements may not be a contract। कि भाई सारे कॉन्ट्रैक्ट तो अग्रीमेंट हैं, पर हर अग्रीमेंट कॉन्ट्रैक्ट हो ये जरूरी नहीं। तो अग्रीमेंट बड़ा वास्ट कंसेप्ट है, हर चीज, मर्डर करने का भी अग्रीमेंट है पर वो कॉन्ट्रैक्ट नहीं। बदले में वो मुझे स्टूडेंट कह रहा है सर अफीम ला दूंगा आपको, पॉपी हस्क और ये गन ला दूंगा अनऑथराइज, तो ये भी क्या है, लीगल कंसीडरेशन नहीं, इट्स जस्ट अग्रीमेंट हो सकता है ये, लेकिन कॉन्ट्रैक्ट नहीं। तो इसके लिए मुझे सेक्शन 10 ऑफ इंडियन कॉन्ट्रैक्ट एक्ट 1872 की कंडीशन पढ़ना होगा। अगर ये कंडीशन फुलफिल होंगी सारी, तो ये जो अग्रीमेंट है वो क्या होगा, एनफोर्सेबल बाय लॉ। तो एनफोर्सिबिलिटी डिपेंड्स ऑन सर्टेन कंडीशंस अंडर सेक्शन 10। अब सेक्शन 10 पढ़ूंगा तो पता लगेगा कि व्हाट आर द कंडीशन फॉर द एप्लीकेबिलिटी ऑफ लॉ। तो वो कंडीशंस क्या हैं, जैसे मैं बात करूं ऑफर एंड एक्सेप्टेंस, ठीक है, यानी क्या होना चाहिए, देयर मस्ट बी अ अग्रीमेंट। अग्रीमेंट होगा तो आगे के स्टेप और ऐड करूंगा तो एनफोर्सेबल होगा। ओके, लीगल ऑब्जेक्ट या पर्पस, लीगल कंसीडरेशन, कैपेसिटी ऑफ पार्टीज टू कॉन्ट्रैक्ट, ये इस चीज पे पूरा चैप्टर है। फ्री कंसेंट ऑफ द पार्टीज, नॉट डिक्लेयर्ड void by law, possibility,
ब्रीफ में बता रहा हूं ये क्या है। सेक्शन 10 ऑफ कॉन्ट्रैक्ट एक्ट क्या कहता है कि भाई एक अग्रीमेंट कैन बी ट्रीटेड एज अ कॉन्ट्रैक्ट इफ सर्टेन कंडीशंस आर फुलफिल्ड। वो कंडीशंस क्या हैं? ऑफर एंड एक्सेप्टेंस हो, यस। लीगल पर्पस, इलीगल चीजों के अग्रीमेंट बेकार हैं, वो कॉन्ट्रैक्ट नहीं बन पाएंगे। जैसे अग्रीमेंट टू मर्डर समवन। और ये एक और बात, इट्स लीगल ऑब्लिगेशन, नॉट सोशल अग्रीमेंट। इसकी भी बात करूंगा। चलो, कहता अग्रीमेंट टू मर्डर समवन। राम ने श्याम को कहा आई विल पे यू ₹1 लाख इफ यू मर्डर अनिल। तुम अनिल का मर्डर कर दो, आई विल पे यू ₹1 लाख। तो ये क्या है? इसका तो एम ही क्या है? इलीगल। इसका ऑब्जेक्ट ही गलत है बाय इंडियन लॉज। तो ये क्या है? इट इज जस्ट अ इलीगल अग्रीमेंट, कांट बी ट्रीटेड एज अ कॉन्ट्रैक्ट। कॉन्ट्रैक्ट होने के लिए उसका पर्पस मेन अग्रीमेंट का क्या होना चाहिए? लीगल। एक बंदा कहता है कि प्लीज हेल्प मी इन द एग्जाम्स, चीटिंग करवा देना एग्जाम में, आई विल पे यू ₹50,000। ए ने बी को कहा कि आई विल पे यू 50,000 इफ यू हेल्प इन द एग्जाम। तो मैं 50,000 दूंगा। तो ये गलत है, रॉन्ग डूइंग है, इलीगल काम कर रहे हो इस तरह का। तो ये क्या है? इस कॉन्ट्रैक्ट का पर्पस ही क्या है? गलत है, अगेंस्ट लॉ है। तो इट हैज नो मीनिंग अंडर कॉन्ट्रैक्ट एक्ट। इट कांट बी ट्रीटेड एज अ कॉन्ट्रैक्ट। इसे आप कॉन्ट्रैक्ट नहीं कह सकते। मान लो चीटिंग करवा दी ए ने बी को, बात हो गई, पेपर अच्छा बी का हो गया, बाहर आके कहता है बी लाओ पे मी ₹50,000। ए रिफ्यूज टू पे द अमाउंट, ए इनकार कर दे, तो वेदर बी कैन स्यू ए। क्या बी ए पे केस कर सकता है? सपोज जिसने हेल्प की उसका वो बंदा दूसरे पे केस कर सकता है? नहीं, बिकॉज इट इज नॉट अ कॉन्ट्रैक्ट। क्योंकि कॉन्ट्रैक्ट होने के लिए क्या होना चाहिए? लीगैलिटी होनी चाहिए। तो यहां लीगैलिटी नहीं है, रॉन्ग डूइंग है। किसी ने किसी को कहा, क्रिमिनल ने कहा आई विटनेस को विटनेस बॉक्स में जाके जज के सामने मेरे को बचा दे, कहना ये बंदा नहीं था मर्डर करने वालों के साथ, मैं बच जाऊंगा, आई विल पे यू ₹2 लाख। तो आपने कोर्ट में विटनेस, आप आई विटनेस थे, आपने कह दिया, राम ने कह दिया कि सर ये आदमी नहीं था उनके साथ, जो मर्डर थे उनके साथ नहीं था। इस केस के अंदर वो बंदा बच गया, क्रिमिनल। अब आप उस क्रिमिनल से पैसे मांगो, रिफ्यूज कर रहा है, नहीं दे रहा, तो क्या बाय लॉ ले सकते हैं? आप उसे सू कर सकते हैं, केस कर सकते हैं, केस फाइलिंग फॉर रिकवरी ऑफ अमाउंट। नहीं, आप कोई सू केस, मतलब सू मींस केस करना, यू कांट सू द क्रिमिनल फॉर रिकवरी ऑफ अमाउंट, क्योंकि ये क्या था? इलीगल ऑब्जेक्ट था। तो कॉन्ट्रैक्ट होने के लिए कॉन्ट्रैक्ट का पर्पस क्या होना चाहिए? लीगल। इलीगल चीजों के अग्रीमेंट ही रह जाएंगे, ये वैलिड कॉन्ट्रैक्ट नहीं बन पाएगा। ओके, ऑफर एंड एक्सेप्टेंस हो तो अग्रीमेंट हो, और ये लीगल रिलेशन बनाने वाला हो। सोशल अग्रीमेंट इट हैज नो मीनिंग, नो कॉन्ट्रैक्ट एग्जिस्टेड। फॉर एग्जाम्पल, मैंने अनिल को कहा कि कल से यार अपन मॉर्निंग वॉक के लिए चलते हैं। मैंने अनिल को कहा, अनिल कहता ठीक है, कितने बजे चलना है? मैंने अनिल को कहा सुबह 5 बजे, अर्ली इन द मॉर्निंग 5 AM। तो आगे से शाम कहता नहीं 4 बजे चलेंगे, ज़्यादा अच्छा एनवायरनमेंट होता है, पोल्यूशन फ्री, सुबह 4 बजे। उसने मुझे एक रेड लाइट चौक था सिटी के मिडल में, वहाँ बुला लिया कि आप सुबह 4 बजे आ जाना, मैं आ जाऊँगा। मैं सुबह उठ के वहाँ गया, लेकिन शाम वहाँ एब्सेंट था, शाम नहीं आया। मैंने फ़ोन किया तो फ़ोन स्विच ऑफ आ रहा है, या वो साइलेंट मोड में कर रखा है, उसने पिक नहीं कर रहा। मैंने खूब वेट की, बट वो नहीं आया। बहुत गुस्सा आया मुझे, मैं सुबह उठ के गया और वो आया ही नहीं, मैं घर वापस आ गया। क्या मैं केस कर सकता हूँ कि भाई उसने धोखा दिया, बुला के नहीं आया? नहीं, बिकॉज इट इज जस्ट अ सोशल अग्रीमेंट, इसमें केस नहीं कर सकते, कोई कॉन्ट्रैक्ट एग्जिस्ट नहीं करता, इसका कोई मीनिंग नहीं। जैसे वेडिंग इनविटेशन,
वेडिंग इनविटेशन, कॉल फॉर मॉर्निंग वॉक, पॉकेट मनी टू वाइफ, ऐसा प्रॉमिस किसी काम का नहीं। बेलफर वर्सेस बेलफर का केस आएगा, हम आगे पढ़ेंगे। एक हस्बैंड ने अपनी वाइफ को प्रॉमिस कर दिया कि मैं तो जा रहा हूं दूसरे कंट्री, तुम्हें पर मंथ इतनी पॉकेट मनी दूंगा, कल को नहीं दे तो क्या वाइफ केस कर देगी? मुश्किल है, क्योंकि कोर्ट कहता है कि उस प्रॉमिस में, उस वादे में सीरियसनेस नहीं थी, वैसे ही कह दिया। बच्चा कई बार पेरेंट्स को जिद करता है चांद को पकड़ने की, क्या चांद पकड़ना है, पापा वैसे ही कह देते हैं बेटा पापा कल पकड़ेंगे इसको, तो क्या वो बच्चे को एक बार बहाने से टालना है? तो क्या वो कोई इसमें लीगैलिटी है? नहीं। तो ऐसे ही सीरियसनेस नहीं है वाइफ को वादा करने में। जनरली इन चीजों को कोर्ट में इन्फोर्स नहीं किया जा सकता। कभी कभी एक मदर ने बच्चे से पूछा कि इवनिंग में खाना खाएगा, बना के रखूं? वो कहता हाँ खाऊंगा। लेकिन हुआ क्या, वो खाना जो है बाहर से बर्गर पिज्जा खा के आ गया। तो क्या उस केस में मदर बच्चे पे केस कर सकती है? नहीं, इट्स अ सोशल अग्रीमेंट, कोई केस नहीं हो सकता। वेडिंग का इनविटेशन, बंदा आपको इनवाइट करने आया, कहता सर विद फैमिली आओगे? आपने कहा आऊंगा, कार्ड देके चला गया। आप ड्यू डेट पे जो मैरिज फंक्शन था जो भी, उस दिन आप एब्सेंट हो गए, नहीं गए, तो क्या वो जो इनवाइट करके गया था जिनके घर में मैरिज थी, क्या वो सूट फाइल कर सकता है कि भाई साहब आपने तो कहा था विद फैमिली आएंगे, आए नहीं, हमने इतने लोगों की कैटरिंग की, आप बता देते तो हम कैटरिंग कम प्लेट्स की कर लेते, हमने बुकिंग कर ली प्लेट्स की, आप आए नहीं, आते खाना खाते, हमारे तो पैसे लग ही गए कैटर के, शगुन दे के जाते, अब आप आए नहीं, शगुन आया नहीं, पर हमारे तो लग गए, तो क्या वो पैसे मांग सकते हैं? नहीं, इट्स अ सोशल अग्रीमेंट, इट हैज नो इफेक्ट, ये बाइंडिंग बाय लॉ नहीं। तो कॉन्ट्रैक्ट वही वैलिड है विच हैज बाइंडिंग इफेक्ट। जैसे बिजनेसमैन का हो रहा है कॉन्ट्रैक्ट, मैंने अनिल को कहा कि तुम मेरी कार खरीदोगे फॉर ₹2 लाख, अनिल कहते यस सर आई विल बाय इट, तो ये कंसीडरेशन के साथ कॉन्ट्रैक्ट हुआ है, अग्रीमेंट हुआ है, तो इसमें क्या है, लीगल ऑब्लिगेशन अराइज होती है। ना मानने पे, कार मैं ना दूं तो वो केस कर देगा कोर्ट ऑफ लॉ में, और मैं वो नहीं कार लेने से इनकार कर रहा तो मैं केस कर दूंगा, सूट फाइल हो जाएगा। हमने पढ़ा इट्स अ सिविल लॉ, बिजनेस लॉ क्या है, सिविल लॉ है, सूट फाइल कर सकता है, कौन कर सकता है, प्लेंटिफ केस फाइल करेगा। ओके, तो लीगल ऑब्जेक्ट हो, लीगल पर्पस हो वरना वैलिड नहीं, लीगल कंसीडरेशन हो, बदले में वो क्या है, कोई अफीम दे रहा है, गन दे रहा है, गलत। एक बंदा, एक पुलिस इंस्पेक्टर मेरे पास आया, क्या सर मेरे बच्चे को पढ़ाओगे? मैंने कहा पढ़ाऊंगा। कहता फीस? मैंने कहा 30,000। क्या सर 30,000 मैं तो नहीं दे सकता। अब बच्चे को पढ़ा दो, आपका एक केस फंसा हुआ, आपकी एक फाइल प्रॉब्लम में है, आपके अगेंस्ट कंप्लेंट है, वो निकलवा दूंगा मैं, मेरे लिंक हैं। मैंने कहा चलो ये भी सही है, उस केस को सेटलमेंट करवा दे। ये गलत है, ये इलीगल ऑब्जेक्ट है, इसमें कंसीडरेशन जो आ रहा है ना बच्चे को पढ़ाने के बदले में, वो क्या है, वो गलत काम है, अगेंस्ट द लॉ है, तो इट हैज नो मीनिंग। ये मेरा और उस पुलिस वाले का जो है कॉन्ट्रैक्ट वैलिड कॉन्ट्रैक्ट नहीं, क्योंकि इसके अंदर कंसीडरेशन लीगल नहीं। एक बदमाश आता है, क्या सर हमने सुना है कि लोन वोन दिलवाने के लिए आप एक प्रोजेक्ट पोर्ट बनाते हैं, रिटर्ने भरते हैं एज अ सीए। हमने कहा यस। क्या सर हमने करवानी है, क्या फीस लोगे? मैंने कहा जी 10,000 दूंगा, 2 ईयर की रिटर्न फाइल कर दूंगा आपकी, एक प्रोजेक्ट पोर्ट बना दूंगा। वो कहा सर मेरे पास 10,000 तो नहीं है, हम लोग तो काम करते हैं जी बंदे उठाने वाले, किसी को पीटना है, कोई कब्जा खाली करवाना है, तो आप कोई काम है तो बता दो, आपका सुना है वो घर किसी ने कब्जा कर रखा है तो खाली करवा देते। तो ये अगर मैंने उससे डील कर ली कि चल खाली करवा, मैं तेरी रिटर्न भरूंगा, तो इसमें कंसीडरेशन वो जो आ रहा है ना पीटने का या किसी कब्जा खाली करवाने का, वो सही नहीं है, वो इलीगल है। तो लीगल कंसीडरेशन होना जरूरी है, वरना क्या ये अग्रीमेंट कॉन्ट्रैक्ट नहीं बन पाएगा। ओके, फिर आती बात कैपेसिटी। एक एक चीज पे चैप्टर है, कंसीडरेशन पे पूरा चैप्टर है, नेक्स्ट क्लास में पढ़ेंगे। कैपेसिटी ऑफ द पार्टीज, हु इज कैपेबल टू डू कॉन्ट्रैक्ट, हु इज कैपेबल टू डू कॉन्ट्रैक्ट।
कौन लोग कॉन्ट्रैक्ट कर सकते हैं? कॉन्ट्रैक्ट करने के लिए बंदा मेजर हो, माइनर ना हो। कॉन्ट्रैक्ट करने के लिए साउंड माइंड का हो, हैविंग साउंड माइंड। साउंड माइंड का मतलब क्या ना हो? इडियट ना हो, मतलब बचपन से जो है पागल है। लुनेटिक ना हो, ड्रंकन ना हो, और नॉट डिसक्वालिफाइड बाय लॉ। देखना है क्या करके। मैं राम को कह रहा हूं कि विल यू परचेज माई बाइक फॉर ₹30,000? राम कहते यस सर आई विल बाई इट। तो ऑफरर मैं, राम कौन है? ऑफरी, एक्सेप्टर। ही एक्सेप्ट द ऑफर ऑफ बाइक फॉर ₹30,000। देयर इज कंसिडरेशन। हाँ, सेक्शन 2 क्लोज डी कह रहा है कंसिडरेशन का मीनिंग बता रहा है। यस देयर इज कंसिडरेशन। क्या ऑफर एंड एक्सेप्टेंस है? यस है। क्या लीगल पर्पज है? हाँ, बाइक बेचना लीगल है, इसमें क्या दिक्कत है? 30,000 रुपए की बात हुई। यस, कोई पॉपी हंस, कोई ओपियम, कोई अनऑथराइज गन या किसी को पीटने की बात नहीं है। यानी कोई बदले में जो चीज आ रही है वो क्या है? लीगल है। अब बात आ गई, क्या राम और मैं कैपेबल हैं? कैपेबल होना मतलब हम दोनों मेजर हैं। 18 प्लस है ना, 18 ईयर प्लस। कॉन्ट्रैक्ट एक्ट में मेजॉरिटी की एज 18 साल है। मैं 18 प्लस, तो पता लगा राम 17 ईयर ओल्ड है, तो राम इज माइनर। तो कॉन्ट्रैक्ट विद माइनर इज वॉइड, बेकार है, इट हैज नो मीनिंग। तो कॉन्ट्रैक्ट विद माइनर क्या होगा? वॉइड होगा। वॉइड मीन्स हैविंग नो इफेक्ट, यूजलेस, हैविंग नो इफेक्ट। बेकार है, यूजलेस है, यूजलेस। तो अपने को देखना है जो वॉइड है, वॉइड अग्रीमेंट या वॉइड कॉन्ट्रैक्ट जो भी है, तो वो देखना पड़ेगा इसके अंदर अपने को कि वॉइड जो है उसका मीनिंग क्या। अगर वो माइनर है तो कॉन्ट्रैक्ट विद माइनर इज वॉइड। वॉइड मीन्स यूजलेस, नॉट लीगली वैलिड, नॉट वैलिड बाय लॉ, बाय लॉ वैलिड नहीं है। कॉन्ट्रैक्ट विद माइनर क्या होगा? यूजलेस होगा, हैविंग नो इफेक्ट होगा, बेकार होगा। तो पर्सन दोनों, बायर सेलर जो अग्रीमेंट कर रहे हैं, ऑफरर एंड ऑफरी, मस्ट बी अ मेजर पर्सन, माइनर ना हो। पहली बात, साउंड माइंड के हो। साउंड माइंड का आदमी कौन होता है? हु इज एबल टू टेक रैशनल जजमेंट। रैशनल जजमेंट क्या सही है क्या गलत है, वो सही जजमेंट ले सकता है। हु कैन अंडरस्टैंड दैट व्हाट इज ऑफ हिज इंटरेस्ट। भाई देखो, साउंड माइंड का वो आदमी होता है जो रैशनल जजमेंट ले सकता है, क्या उसके लिए फायदे की बात है और क्या गलत है। एक आदमी आपको आके कह रहा है कि भाई साहब कार खरीदोगे? आपने कहा हाँ, कितने की? क्या भाई साहब बड़ी दिक्कत हो रही है, पूरा लॉकडाउन हुआ पड़ा है कोरोना के डर की वजह से, बड़े दिन हो गए वाइन नहीं मैंने ली, प्लीज़ यार एक बोतल वाइन दे दो, कार ले लो। तो सोचना पड़ेगा, वो आदमी साउंड माइंड का नहीं लग रहा, एक वाइन बोतल के बदले में कार देने को तैयार बैठा है। जनरली ऐसा इट सीम्स दैट ही इज नॉट ऑफ साउंड माइंड पर्सन, नहीं है वो अनसाउंड माइंड का है, पागल है। तो ऐसे लोगों से कॉन्ट्रैक्ट क्या है? बेकार है। तो ऐसे लोग दो तरह के, इडियट और लुनेटिक। इडियट तो होता है इनबॉर्न। देखो, इडियट जो होता है, इडियट इनबॉर्न डिसेबल है,
भाई क्या है, बेचारे को भगवान ने ऐसा भेजा है, वो मेंटली रिटार्डेड है, वो ठीक नहीं हो सकता कभी। तो ऐसे लोगों से कॉन्ट्रैक्ट हमेशा ही क्या होंगे, वॉइड होंगे, बेकार होंगे, नो मीनिंग, क्योंकि वो आदमी एबल नहीं है टू टेक जजमेंट, प्रॉपर जजमेंट रिगार्डिंग कॉन्ट्रैक्ट, टू अंडरस्टैंड द टर्म्स ऑफ कॉन्ट्रैक्ट। वो समझ नहीं सकते क्या कॉन्ट्रैक्ट है, क्या इसका मीनिंग है, वो रैशनल जजमेंट नहीं ले सकते। तो वो लोगों के साथ कॉन्ट्रैक्ट क्या है, बेकार है, इडियट। एक होता है लूनेटिक, लूनेटिक होता है, इसके ठीक होने के चांस है, इसके साथ कॉन्ट्रैक्ट इज वैलिड ड्यूरिंग द पीरियड ऑफ लूसिडिटी। ये वो लोग हैं, लूसिडिटी मीन्स जब वो ठीक हो जाता है, वो उसका माइंड क्या है, इन दैट पीरियड person is considered as person of sound mind। भाई ऐसा है कि जैसे एक आदमी को क्या है, बिजनेस में बड़ा लॉस हो गया, या कोई एक्सीडेंट से सिर पे चोट लगी, या किसी लाइफ में कोई बहुत क्लोज पर्सन की डेथ होने से सदमा लग गया। मूवीज देखी होंगी आपने, तेरे नाम और सदमा मूवी कमल हसन की। सदमे कई तरह से लग जाते हैं, तो किसी के जाने का, किसी की डेथ का, बिजनेस में लॉस होने का, या फिर क्या कोई एक्सीडेंट वजह से बंदा डिसेबल हो गया, समझ नहीं सकता। लेकिन ऐसे लोगों का ट्रीटमेंट होता है, कई बार वो बिजली के शॉक दे के भी ट्रीटमेंट करते हैं। और ऐसे लोग जब ठीक हो जाएं, डॉक्टर ने कह दिया इट्स ओके, ये ठीक है, ले जाओ, तब उस पीरियड में वो जो कॉन्ट्रैक्ट करेगा, तो वो कॉन्ट्रैक्ट क्या होगा, वैलिड। लूसिडिटी पीरियड का मतलब इन विच पीरियड दैट पर्सन इज एबल टू टेक साउंड जजमेंट ऑफ हिज इंटरेस्ट। अपने फायदे के क्या है नहीं समझ सकता है, तो वो आदमी उस पीरियड में जो कॉन्ट्रैक्ट करेगा वैलिड। बाकी आप पंगा मत लेना ऐसे लोगों से। आपने कॉन्ट्रैक्ट कर लिया, और अगर सामने वालों के, मान लो मैंने अनिल से, अनिल क्या है, पर्सन ऑफ अनसाउंड माइंड है, लेकिन बीच में वो ठीक हो गया, मैंने उससे कॉन्ट्रैक्ट कर लिया प्रॉपर्टी का 10 लाख का बेचने का। प्रॉपर्टी महंगी होगी, 2 ईयर, आफ्टर 2 ईयर रजिस्ट्री थी उसकी, प्रॉपर्टी महंगी होगी, बट अब वो देने से इनकार करना चाहता है। तो उसके फैमिली मेंबर कहते हैं जी ये तो अनसाउंड माइंड का है, मैं प्रूव करो, नहीं डॉक्टर साहब ने ओके कर दिया, ये ठीक था जब कॉन्ट्रैक्ट कर रहा था, ये तो बार्गेनिंग कर रहा था सर, ये आदमी सही था। तो इस झगड़े होंगे, प्रूव करने पे कोर्ट में क्या प्रूव करोगे, कोर्ट एविडेंस मांगता है। तो आप ऐसे लोगों से ना ही पंगा लो, मतलब ऐसे लोगों से ना ही कॉन्ट्रैक्ट करो तो ज़्यादा अच्छा। वैसे लूसिडिटी पीरियड में कॉन्ट्रैक्ट कर सकते हैं। जब ये बर्तन फिर फेंकने लग गए उठा उठा के घर के, तो समझिए टाइम आ गया है इनको मेंटल हॉस्पिटल में भेजने का। तो मान लो मेंटल असाइलम में भेज दिया, तो उसके बाद तो कॉन्ट्रैक्ट कोई भी वैलिड नहीं हो सकता। तो लूनेटिक वो है जो कभी ठीक भी हो सकता है, उस पीरियड में कॉन्ट्रैक्ट वैलिड होंगे जब वो ठीक होगा, दैट इज लूसिडिटी। इडियट से कॉन्ट्रैक्ट हमेशा ही बेकार होंगे, क्योंकि वो कभी ठीक हो ही नहीं सकता। ओके, फिर आता है इसमें क्या, लूनेटिक इडियट। ड्रंकन, ड्रंकन का मतलब है जब तक इतना नशा है, सेंसेस आउट ऑफ कंट्रोल। ऐसा होता है ना, बंदा जब लिकर कंज्यूम करता है तो उसके बाद क्या होता है, उसकी सेंसेस कंट्रोल में नहीं होती। आपने देखा होगा कई बार तो बेचारे अपने पैर पे सही तरह से खड़े भी नहीं हो सकते, झूमते रहते हैं ड्रिंक करके, बहुत ज्यादा ड्रिंक की है। अगर किसी आदमी ने इतनी ड्रिंक कर रखी है कि उसकी सेंसेस कंट्रोल में नहीं, वो समझ नहीं पा रहा। कई बार देखा होगा ऐसे लोगों फोन कर दे ड्रिंक करके आपको, तो कई बार कोई फ्रेंड है फोन करे आपको, उसने काफी ड्रिंक कर रखी है, अब वो 1-1 घंटा फोन पे बातें किए जा रहा है। क्यों, उसे तो पता नहीं लग रहा, इधर उधर की बातें कर रहा है, कितना टाइम बीत गया। अब करें क्या, कैसे फोन काटते हैं। फ्रेंड है वो पुराने बचपन की बातें लेके बैठा है, इकट्ठे जाते थे, स्कूल पढ़ते थे, ये खाते थे, वो खाते थे, 20-30 साल पुरानी बातें, उसी सेंसेस कंट्रोल में नहीं है, वो इधर उधर की बातें कर। तो ऐसे लोगों से कॉन्ट्रैक्ट बेकार है जब वो ड्रंकन है,
क्योंकि उसे पता ही नहीं क्या हाँ ना कर रहा है। ऐसे लोग मान लो इससे साइन करवा लिए गए तो भी, किसी पेपर पे रिटन वर्डिंग पे साइन करवा ले तब भी वो आदमी कॉन्ट्रैक्ट मानने से इनकार कर सकता है, क्योंकि वो ड्रंकन है, नशे में है। आपको प्रूव करना है सर गलत, ये नशे में नहीं था, और वो प्रूव करता है कि मैं अंडर द इन्फ्लुएंस ऑफ लिकर था, नशे में था, आई वॉज डिसेबल टू अंडरस्टैंड द टर्म ऑफ कॉन्ट्रैक्ट, दैट्स वाई आई साइंड, मुझे नहीं पता था। ये एडवोकेट प्रूव करेंगे। प्रूव क्या हुआ, जब कोर्ट में केस चला, इस ड्रंकन के वकील ने केस जीत लिया, क्योंकि एडवोकेट ने अपनी समझ से केस लड़ना होता है। क्या मुझे प्रूव करना है कि ये आदमी एबल टू अंडरस्टैंड था, मतलब समझ रहा था सारी बातें, झूठ कह रहा है नशा किया था, थोड़ा बहुत किया होगा पर ये बंदा सही था। वो कह रहे जी बहुत नशा किया था। तो क्या है, विटनेस बुलाए गए, गवाह बुलाए गए, आस पड़ोस वाले लोगों से भी पूछा गया, या इसके सर्कल में जो लोग रहते हैं राम के, या इसका नेम रख लो एक्स के सर्कल में, तो सर्कल वालों ने पूछा, हाँ जी सुमित जी कब कॉन्ट्रैक्ट किया था, मान लो मुझसे कॉन्ट्रैक्ट किया था कोई प्रॉपर्टी बेचने का या कोई कार बेचने का, साइन भी किए थे। तो मैंने कहा जी रात 9 बजे मैंने इससे डील किया था, इसने साइन किए थे, मैं घर पे आया था पेपर लेके, इनको सारी बात बताई कि आपकी कार बेचोगे आप 2 लाख में। इन्होंने कहा यस। मैंने कहा ये पेपर पे साइन कर दो, अग्रीमेंट हो जाएगा। तो इन्होंने साइन कर दी। तो पड़ोस वालों ने कहा भाई साहब 9 बजे, तो ये तो 8 बजे ही दुनिया भूल जाते हैं, इतना नशा करते हैं, 8 बजे ही दुनिया नहीं याद होती इनको, और आप कह रहे हो 9 बजे इनसे कॉन्ट्रैक्ट किया। तो और भी विटनेस मिल गए जिन्होंने यही बात बोली कि भैया रात के इस टाइम ये आदमी कंट्रोल में नहीं होता। तो इस केस में आप प्रूव नहीं कर पाए कि वो एबल टू अंडरस्टैंड द टर्म ऑफ कॉन्ट्रैक्ट था, तो उनके वकील ने प्रूव कर दिया कि ड्रंकन था, तो आपका कॉन्ट्रैक्ट क्या हो जाएगा, वॉइड। वो आपकी कार बेचने से इनकार कर सकता है। तो मेरा कहने का मतलब कॉन्ट्रैक्ट करने के लिए पार्टीज क्या हो, दोनों पार्टीज मेजर हो, साउंड माइंड की हो, यानी अनसाउंड माइंड की ना हो। अनसाउंड माइंड का आदमी कौन होता है, ये सब लोग क्या हैं, अनसाउंड माइंड के लोग हैं, नशे में है, लुनेटिक है, इडियट है। मान लो एक आदमी को टेम्परेचर हो गया, डिलीरियस फीवर, बहुत बुरी तरह से उसको बीमार है, वो इतना बीमार है, इतना ज़्यादा टेम्परेचर है कि उसकी सेंसेस कंट्रोल में नहीं, उसे नहीं पता क्या हो रहा है क्या नहीं, ऐसे ही लेटा हुआ जवाब दे रहा। तो ऐसे आदमी के थंब इम्प्रेशन ले लेने या साइन करवाने का भी कोई मीनिंग नहीं, ड्रंकन जैसी पोजीशन है। दैट पर्सन इज ऑल्सो नॉट एबल टू अंडरस्टैंड द टर्म ऑफ कॉन्ट्रैक्ट, ही कैन डिनाई द कॉन्ट्रैक्ट आफ्टर क्योर फ्रॉम द डिसीज। जब वो क्योर हो गया उस डिसीज से, इनकार कर देता है ठीक होने के बाद, मुझे तो पता ही नहीं था। तो प्रूव होने पे कि हाँ इसे नहीं पता था, तो कॉन्ट्रैक्ट कैंसिल हो सकता है। तो कॉन्ट्रैक्ट करने के लिए कौन लोग कैपेबल हैं, मेजर, साउंड माइंड, ये कौन लोग हैं, इनसे कॉन्ट्रैक्ट बेकार है। ये एलियन एनिमी, एलियन एनिमी ये कौन है, एलियन एनिमी एक ऐसा पर्सन ऑफ फॉरेन हैविंग, कैसे कह दो, पर्सन हैविंग फॉरेन सिटीजनशिप ऑफ द कंट्री अगेंस्ट विच वॉर आउटब्रेक। क्या हुआ, एक आदमी ऐसी सिटीजनशिप रखता है ऐसे कंट्री की जिसके साथ हमारी क्या डिक्लेयर होगी, वॉर। तो वैसा आदमी क्या है, एलियन एनिमी। एनिमी, एलियन मतलब फॉरेनर, फॉरेनर, एनिमी हमारा क्या है, दुश्मन है, तो हमारे अगेंस्ट है। तो वो फॉरेन की एक ऐसी कंट्री का बंदा है, सिटीजन है, जिसके अगेंस्ट वॉर हो गई। तो ऐसे केस के अंदर ऐसे किसी भी एनिमी कंट्री के बंदे से कॉन्ट्रैक्ट क्या है, बेकार। फिलहाल अगर हम एक पाकिस्तानी से या चाइना के आदमी से कॉन्ट्रैक्ट करें तो क्या वो वैलिड है, दैट पर्सन इज एबल, सिटीजन ऑफ चाइना और पाकिस्तान, यस दे कैन डू, कॉन्ट्रैक्ट कर सकते हैं, क्योंकि उनसे हमारी कोई वॉर डिक्लेयर नहीं है। लेकिन मान लो एक पाकिस्तानी से कॉन्ट्रैक्ट कर लिया आपने, थोड़े दिन बाद ही क्या है, पाकिस्तान से हमारी वॉर डिक्लेयर होगी, लड़ाई चल पड़ी, तो वो पाकिस्तानी से कॉन्ट्रैक्ट क्या हो जाएगा, या तो कैंसिल या पोस्टपोन, वो लीगली वैलिड नहीं रहेगा, क्योंकि वो लोग क्या हैं,
एलियन एनिमी। तो ऐसे लोगों से कॉन्ट्रैक्ट मत करना जिससे हमारी क्या चल रही हो, वॉर डिक्लेयर्ड हो। आज की डेट में किसी से हमारी वॉर डिक्लेयर नहीं है, तो आप आज पाकिस्तान, चाइना, किसी भी कंट्री के लोगों से कॉन्ट्रैक्ट कर सकते हो। फॉरेन डिप्लोमेट्स, फॉरेन डिप्लोमेट्स ये कौन लोग हैं? फॉरेन डिप्लोमेट्स ये एम्बेसी के लोग हैं, वीजा ऑफिशियल्स, ऑफिशियल या कॉन्सुलेट के अंदर ऑफिसर्स जो हैं, ये फॉरेन कंट्री के गेस्ट हैं, गेस्ट ऑफ कंट्री, हमारे मेहमान हैं। क्या होता है आपको पता है? अगर आपको यूएस जाना है तो आपको दिल्ली में यूएस का वीजा ऑफिस है, कॉन्सुलेट कह लो, एम्बेसी कह लो। तो एम्बेसडर साहब भी क्या है? एम्बेसी कह लो, एम्बेसडर साहब, फॉरेन डिप्लोमेट्स, एम्बेसडर, काउंसलर, कुछ भी कह लो, वीजा ऑफिशियल्स कह लो। तो वीजा लेना पड़ेगा ना। पासपोर्ट तो आपको इंडिया सरकार बना के दे देगी कि यू कैन गो आउटसाइड इंडिया। अब तो हालत ऐसी है, कहाँ जाना है? फॉरेन वाले भी इंडिया आना चाहते हैं, जो भाग भाग के जाते थे, यूरोप जाते थे, यूएस जाते थे, छुट्टी होगी सारों की, कोई नहीं जाना चाहता। अब वो यहाँ पे सेफ है, उल्टा इंडिया में मोदी जी ने लॉकडाउन टाइमली करके लोगों को बचा लिया एक तरह से। तो देखो क्या है कि ये लोग अगर फॉरेन जाना है, ऐसी यूएस के किसी आदमी ने इंडिया आना है तो यूएस में वॉशिंगटन कैपिटल में यूएस की क्या होगा? इंडियन एम्बेसी। वहां पे जो लोग काम करते हैं तो वो वीजा ऑफिशियल या एम्बेसडर लोग हैं। तो उस केस में ये मेहमान है दूसरे कंट्री के, इन पे इंडियन कोर्ट में केस नहीं चल सकता नॉर्मली। आपने ऐसे किसी बंदे से कॉन्ट्रैक्ट कर लिया और बाद में वो फॉलो ना करे, गाड़ी खरीदने का कॉन्ट्रैक्ट था, बाद में कह रहा है मैं नहीं लेता, तो क्या इंडियन कोर्ट में केस कर पाएंगे? नहीं, यू हैव टू गो टू इंटरनेशनल कोर्ट। या फिर एक सिचुएशन है, यस, दे कैन बी स्यूड in Indian court in case of breach of contract if they accepted the terms to proceed in India in Indian court in case of breach of contract. breach means कॉन्ट्रैक्ट तोड़ने के केस में इनसे रिटर्न पेपर पे ले लो। इनको जब भी, मेरे को एक फॉरेन एम्बेसी का मिस्टर गोम्स है जो इंग्लैंड के वीजा ऑफिस में जो दिल्ली में बना है, चाणक्यपुरी में बने हैं काफी, वहां बैठता है। गोम्स कहता है सर विल यू सेल योर कार फॉर ₹2 लाख? मैंने कहा ओके आई विल सेल इट, बट मुझे पेपर पे दो, यू मस्ट एक्सेप्ट दैट कि यू कैन बी प्रोसीडेड इन इंडियन कोर्ट इन केस ऑफ ब्रीच ऑफ कॉन्ट्रैक्ट, कि तुमने कल को कार लेने से इनकार किया तो आई कैन स्यू यू इन द इंडियन कोर्ट, तुम रिटर्न में दे दो। अगर वो रिटर्न में दे दे, पेपर पे लिख के दे दे कि ओके मेरे पे केस कर लेना इंडियन कोर्ट में, देन ओके, तब ऐसे लोगों से कॉन्ट्रैक्ट वैलिड है। नहीं मानेंगे तो इंडियन कोर्ट में केस कर लेंगे। जनरली ऐसे लोगों पे इंडिया में केस नहीं हो सकता, इसलिए ऐसे लोगों से कॉन्ट्रैक्ट मत करना, ये डिस्क्वालीफाइड बाय लॉ है। इंसॉल्वेंट, जो बैंक करप्ट हो गया है, बैंक करप्ट आदमी से कॉन्ट्रैक्ट मत करना, इसके पास खोने को कुछ नहीं है, कंगाल है। ऐसे एडजुडिकेटेड पर्सन है जो कोर्ट जिन्हें इंसॉल्वेंट डिक्लेयर कर चुका है या कर रहा है, ऐसे लोगों से कॉन्ट्रैक्ट बेकार है। कन्विक्टेड, जो जेल में बैठे हैं, जिनको अनाउंसमेंट इम्प्राइजमेंट की हो चुकी है, भाई हाँ इतने साल जेल अनाउंस हो चुकी है, कन्विक्टेड, ऐसे लोग भी कॉन्ट्रैक्ट नहीं कर सकते। ऐसे लोगों से कॉन्ट्रैक्ट बेकार हैं। बड़े नेता बैठे हैं जेल में, तो सुरेश कलमाड़ी, लालू यादव और इन लोगों से कॉन्ट्रैक्ट नहीं कर सकते क्योंकि ये सेंटेंस्ड हैं, कोर्ट ने अवॉर्ड कर दी है। हाँ, कोई ऐसा बंदा है जो अंडर ट्रायल है, केस चल रहा है, अभी तक वो जजमेंट आई नहीं है कोर्ट की, तो ऐसे एक्यूज से कॉन्ट्रैक्ट कर सकते हो। तो कौन लोग डिस्क्वालीफाइड है? एलियन एनिमी, फॉरेन डिप्लोमेट्स, इंसॉल्वेंट, कन्विक्टेड और पर्दा नशीन औरत। ऐसा है, खतरनाक है ऐसी औरत से कॉन्ट्रैक्ट करना। इंडिया में ही होती है ज्यादातर ये, कुछ मुस्लिम कंट्रीज में भी। क्या
एक औरत हमेशा वेल में रहती है, मान लो मध्य प्रदेश में एक लेडी है, पढ़ी लिखी नहीं है, वो पर्दे में रहती है, अंडरवेल। ऐसी औरत से कॉन्ट्रैक्ट करने में दिक्कत क्या है? ये पढ़ी लिखी नहीं, नॉर्मल सोसाइटी, मॉडर्न सोसाइटी से दूर है, इनको पार राइट नहीं होते। ऐसे ही सोसाइटीज में जेंट्स को ही पावर होती है। ऐसी औरत से कॉन्ट्रैक्ट कर लिया आपने। एक लेडी है, मान लो मंगला देवी नाम की एक इलिटरेट लेडी है, अनपढ़ लेडी है, उसके नाम 2 एकड़ लैंड है। आपने 20 लाख पर एकड़ उस लेडी से कॉन्ट्रैक्ट कर लिया। उसने एक थंब इंप्रेशन, अंगूठा लगाया, अग्रीमेंट हो गया। बाद में वो जमीन होगी महंगी एक्चुअल में। 2 महीने बाद रजिस्ट्रेशन था, अग्रीमेंट हुआ 20 लाख पर एकड़, 2 एकड़ का 40 लाख का अग्रीमेंट हुआ मंगला देवी के साथ। आफ्टर 2 मंथ्स इट विल गेट रजिस्टर्ड, डील फाइनल हो जाएगी। आफ्टर 2 मंथ्स जब 2 महीने बीते तो देखा प्रॉपर्टी का रेट अप हो गया। मंगला देवी को उसके फैमिली वाले समझाते हैं कि हमें कॉन्ट्रैक्ट फॉलो नहीं करना, हम नहीं देते ये प्रॉपर्टी। मंगला देवी पर्दे वाली औरत है, पर्दा नशीन औरत, पर्दे में रहती है। अब वो मंगला देवी ना कर रही है। हम कोर्ट में चले गए कि प्रॉपर्टी दे नहीं रही। कोर्ट में ये औरत कहती है, सर मैं अनपढ़ लेडी हूं, मुझे पता ही नहीं था पेपर पे क्या लिखा था, और इस भाई साहब ने मेरा हाथ पकड़ के अंगूठा लगाया था। कहाँ लगाया? इनके बस में था, जहां लगवाया लगवा लिया। इंक भी इन्होंने लगाई थी, मुझे तो पता ही नहीं सर क्या लिखा था उस पर। मुझे पता होता कि ये लिखा था 20 लाख में 1 एकड़ देना है, तो शायद मैं ना अंगूठा लगाती ऐसा। तो कोर्ट ने उसके फेवर में फैसला दे दिया, उस पर्दे वाली औरत के। कोर्ट कहता है कि भाई ये इलिटरेट लेडी है, ये गलत है, इसे पूरे फैक्ट पता नहीं थे, ये प्रॉपर्टी तुम नहीं ले सकते। तो ऐसी औरत से कॉन्ट्रैक्ट मत करो। अगर वो प्रॉपर्टी सस्ती हो जाती तो वो जरूर देती आपको। प्रॉपर्टी 40 लाख से सस्ती हो जाती तो, महंगी होगी तो इनकार कर गई। ऐसी औरत से या तो कॉन्ट्रैक्ट ना करो, या करो तो क्या करो, इसकी इन द प्रेजेंस ऑफ for validity of contract, in the presence and sign of other members of her family, उसकी फैमिली के और लोगों के सामने कॉन्ट्रैक्ट करो। जैसे मंगला देवी से 2 एकड़ लैंड 20 लाख में लेने की डील कर रहे हो, तो मंगला देवी को कहो कि मैं नहीं ऐसे एग्रीमेंट पे अंगूठा लगवाता। आप अपने हस्बैंड को बुलाओ, या भाई को बुलाओ, या बच्चे मेजर है उनको बुलाओ। तो मंगला देवी के हस्बैंड और बेटा, उनका 18+ था मान लो, वो भी साथ में बैठे थे जब अग्रीमेंट हो रहा था। वो पढ़े लिखे थे, साथ में अग्रीमेंट पे, पेपर पे, उस पे स्टैम्प पेपर पे उनके भी साइन हुए। किनके? मंगला देवी के हस्बैंड और बच्चे के। तो इस केस में अगर मंगला देवी रिफ्यूज करे प्रॉपर्टी देने से, तो आप कोर्ट में केस कर सकते हो, केस जीत सकते हो। एक पक्का अग्रीमेंट है लीगल पेपर पे। तो इसलिए जरूरी है कि भाई ऐसी लेडी से कॉन्ट्रैक्ट पूरा ध्यान से करना, वरना क्या है, उसके फायदे की बात हुई तो जरूर कॉन्ट्रैक्ट फॉलो करेगी, मानेगी, प्रॉपर्टी देगी, और अगर उसके नुकसान होता दिख रहा है, प्रॉपर्टी महंगी होगी, तो रिफ्यूज कर देगी। तो इसलिए आप ध्यान से कॉन्ट्रैक्ट करो। तो देखना कौन लोग डिस्क्वालीफाइड है? एलियन एनमी, फॉरेन डिप्लोमेट्स, मेहमान है हमारे। पुराने राजाओं के टाइम में दूत नहीं हुआ करते थे, मैसेंजर, एक तरफ से दूसरी तरफ मैसेज लेके जाता था मैसेंजर। सामने वाला किंग जिससे लड़ाई है वो भी रिस्पेक्ट करता था, खिलाता पिलाता था। एक सिस्टम है, ये पुराने टाइम से चला आ रहा है। तो ये हमारे मेहमान हैं, हमारे गेस्ट हैं, इनको रिस्पेक्ट दी गई है कि इन पे इंडियन कोर्ट में केस नहीं चल सकता अनलेस और अदरवाइज दे स्पेसिफाइड ऑन द लीगल पेपर दैट दे कैन बी प्रोसीडेड इन इंडियन कोर्ट। तो ओके, कॉन्ट्रैक्ट हो सकता है, वरना नहीं। इंसॉल्वेंट खाली है, कोर्ट ने डिक्लेयर कर दिया, ऐसे लोग कॉन्ट्रैक्ट करने लायक नहीं। क्योंकि ये कॉन्ट्रैक्ट कर लें अगर मान लो, तो ये तो बड़े कॉन्ट्रैक्ट कर लें, घाटा पड़ गया तो इनसे क्या है, रिस्क इनका है ही नहीं, कुछ है ही नहीं इनके पास, तो बेकार है। कन्विक्टेड लोगों से भी बेकार है, जो सजा काट रहे हैं। पर्दे वाली औरत से भी बेकार है। एक कंपनी से भी कॉन्ट्रैक्ट बेकार है अगेंस्ट मेमोरेंडम। ये हम आगे पढ़ेंगे, मेमोरेंडम ऑफ एसोसिएशन। +2 में भी आपने पढ़ा होगा मेमोरेंडम ऑफ एसोसिएशन। 2 documents are required for the formation of company. One is memorandum of association, second one is article of association. In memorandum
Object of the company specified under the memorandum of association. Suppose company's object of the business is to deal in fruits and vegetable. Memorandum में लिखा है कि company will deal in fruits and vegetables. But company's director contracts with third party for the wine, for 1000 bottles of wine. 1000 बॉटल ऑफ वाइन का कॉन्ट्रैक्ट कर लिया डायरेक्टर लोगों ने, तो ये कॉन्ट्रैक्ट वैलिड नहीं, क्योंकि कंपनी वही कॉन्ट्रैक्ट कर सकती है जो उसके मेमोरेंडम के अंदर लिखा गया है। ऑब्जेक्ट क्या है कंपनी बनाने का, उसमें लिखा है कंपनी फ्रूट वेजिटेबल में डील करेगी, और कंपनी किस में डील कर रही है? वाइन में। तो ये कॉन्ट्रैक्ट अल्ट्रा वार्स होते हैं, कंपनी एक्ट पढ़ेंगे तो समझ जाएंगे। अल्ट्रा वार्स टू द मेमोरेंडम ऑफ द कंपनी, इट हैज नो इफेक्ट। कंपनी के अगेंस्ट इस कॉन्ट्रैक्ट का कोई मीनिंग नहीं। कंपनी वाइन लेने से इनकार कर सकती है, सामने वाला कंपनी पे केस नहीं कर सकता कि आपके डायरेक्टर ने वाइन बुक की थी कंपनी के लिए। कंपनी कहती है, कंपनी मींस कंपनी के शेयर होल्डर्स की बात कर रहा हूं, तो वो लोग मीटिंग करके कहते हैं कि नो वी कांट एक्सेप्ट द कॉन्ट्रैक्ट ऑफ वाइन बिकॉज इट इज द आउट ऑफ द प्रोविजन ऑफ मेमोरेंडम। तो सामने वाला डायरेक्टर पे पर्सनल केस कर ले, कंपनी पे नहीं कर सकता। तो मैं ये आपको कह रहा हूं, कैपेसिटी हु इज कैपेबल टू डू कॉन्ट्रैक्ट, मेजर हो, साउंड माइंड का हो, नॉट डिस्क्वालिफाइड बाय लॉ। ओके, नेक्स्ट इसमें आता है फ्री कंसेंट। पार्टीज जो हां करे कॉन्ट्रैक्ट के लिए, वो पार्टीज क्या होनी चाहिए? फ्री कंसेंट। एक्सेप्टेंस या कंसेंट कह दो, विदाउट कोर्शन यानी कि धमकी, अनड्यू इन्फ्लुएंस, फ्रॉड, मिसरिप्रेजेंटेशन, मिस्टेक। चार चीजें। बंदे ने ऑफरर ने ऑफर किया, एक्सेप्टर ने एक्सेप्ट तो किया, लेकिन दिल से नहीं, फ्री माइंड से नहीं। एक्सेप्टेंस या कंसेंट विदाउट किसकी होनी चाहिए? कोर्शन। कोर्शन का मतलब होता है थ्रेट, धमकी। किसी को गन पॉइंट में, नाइफ या गन पॉइंट, जमाना गन पॉइंट का है, किसी की टेंपल पे गन रख के कहा विल यू सेल योर कार फॉर ₹10,000। आपको गन दिखा के कह रहा है 10,000 में बेचोगे क्या? करो साइन अग्रीमेंट पे। तो अगर वो गन पॉइंट पे कह रहा है तो उस मौके पे आपको हां कर देनी चाहिए, गोली चल जाएगी नहीं तो। आपने डर के हां कर दी, साइन कर दिए, लेकिन आपकी एक्सेप्टेंस ऑफर की 10,000 रुपए वाली है तो सही, आपने साइन तो किए, पर फ्री माइंड से नहीं किए। आपने एक्सेप्टेंस विदाउट फ्री माइंड है, दिल से नहीं किए, डर से किए। कौन सी? धमकी से। तो आप बाद में कॉन्ट्रैक्ट को क्या कर सकते हो? रिफ्यूज, क्योंकि आपके ऊपर क्या यूज हुआ है? कोर्शन यानी थ्रेट यूज हुई है, धमकी देके आपको मनाया गया है। तो अभी हां कर दो, साइन कर दो, बाद में आप कह देना इनकार, मैं नहीं मानता, मैं नहीं देता कार 10 में। ठीक, उस केस में कोर्ट में जाएगा तो कोर्ट में आप प्रूव करना पड़ेगा आपको कि मुझे धमकी मिली थी, तो कुछ और लोगों के सामने धमकी मिली थी या टेलीफोन की रिकॉर्डिंग या कुछ आपको एविडेंस देने पड़ेंगे जज साहब के सामने। तो कॉन्ट्रैक्ट क्या हो सकता है? वॉइड। ओके, कोर्शन यूज हुई है या आपके ऊपर क्या यूज हुई है? अनड्यू इन्फ्लुएंस। देखो, अनड्यू इन्फ्लुएंस का मतलब होता है मॉरल प्रेशर। देखो, कोर्शन तो है धमकी, कोर्शन तो होता है फिजिकली आपको डैमेज, नुकसान पहुंचाने की कोशिश है, आपकी हेल्थ के अगेंस्ट आपको मारने पीटने की, टू किल समवन, टू किल सन ऑफ द ऑफरिंग। एक्सेप्टर के बच्चे को मारने की धमकी है, बच्चा किडनैप करने की धमकी है, प्रॉपर्टी को आग लगाने की धमकी है, तो आप डर के हां कर दो। तो ये डर से हां की है, दिल से नहीं, तो ये कॉन्ट्रैक्ट क्या होगा? वॉइड भी हो सकता है अगर आप चाहेंगे तो कोर्शन, थ्रेट ऐसी भी हो सकती है।
थ्रेट टू कमिट सुइसाइड। एक आदमी आपको कहता है आपकी लैंड है, एक पड़ोस की एक और बंदे की लैंड है, उससे आपका डिस्प्यूट है, उसने आपकी कुछ एरिया की लैंड पे कब्जा कर रखा है। अब आप क्या है उसको खाली करवा रहे हैं। तो एक दिन वो बंदा आता है अग्रीमेंट लिख के सारा, क्या भाई साहब इसको जमीन को बेचोगे क्या 5,000 रुपये में? आपने कहा पागल हो गया, 5,000 में बेचूंगा, बड़ी महंगी लैंड है। कहता है मुझे बेच दो 5,000 रुपये में और साइन कर दो इस पे, वरना आई एम गोइंग टू कमिट सुसाइड, मैं मरने जा रहा हूं और आपका नाम लिख के मर जाऊंगा, सारी जिंदगी कोर्ट में धक्के खाओगे। आप डर गए कि ये सेंटिमेंटल केस है और इसने सच में अगर सुसाइड कर लिया तो सारी जिंदगी हम कोर्ट में धक्के खाएंगे, पनिशमेंट मिलेगी हमें। तो आपने डर के हाँ कर दी, साइन कर दिए। तो बाद में आप क्या है पुलिस में कंप्लेंट करते हो, एसपी साहब को कंप्लेंट करते हो, कोर्ट में आप अपील डालते हो, प्ली करते हो कि सर मैंने हाँ की लेकिन डर से हाँ की, मुझे अपनी लैंड नहीं बेचनी। प्रूव कर दिया आपने कोर्ट में सर मैंने हाँ धमकी से की थी, ये खुद मरने की धमकी दे रहा था, मार तो सकता नहीं था, खुद मरने की धमकी दे रहा था। आजकल बच्चे पेरेंट्स को देते हैं कि मुझे ये वाली कार ले दो, बाइक ले दो, अदरवाइज आई एम गोइंग टू कमिट सुसाइड, उससे मैरिज करवा दो नहीं तो सुसाइड कर लूंगा। तो आजकल ये सोसाइटी में ऐसा कुछ चल रहा है। तो ऐसी धमकी देना भी गलत है, ये प्रेशर बनाने के लिए तो सामने वाली अग्रीव्ड पार्टी इनकार कर सकती है। फ्रॉड, फ्रॉड का मतलब होता है इंटेंशनल मिसस्टेटमेंट। आपने जानबूझ के झूठ बोला, प्लान करके, बाय प्लानिंग। और एक होता है मिस रिप्रेजेंटेशन। मिस रिप्रेजेंटेशन इसका मतलब अनइंटेंशनल फॉल्स स्टेटमेंट, आपने अनजाने में झूठ बोला। फ्रॉड, फ्रॉड तो होता है प्लान करके झूठ बोला। जैसे किसी को सिल्वर की आइटम है, ज्वेलर ने गोल्ड की कह के दे दिया, उस पे पॉलिश हुई थी गोल्ड की, सिल्वर की आइटम है, ज्वेलर जानता है भी ये तो सिल्वर है, उसको तो रोज का काम है उसका, तो इट विल बी कंसिडर एज फ्रॉड। फ्रॉड हुआ है बार, कल को वो चीज वापस देके पैसे ले सकता है और फ्रॉड करने पे पनिशमेंट भी हो सकती है। और जबकि मिस रिप्रेजेंटेशन अनजाने में झूठ बोला। आप एक क्रॉकरी शॉप पे जाते हैं, कोई क्रॉकरी लेते हैं प्लास्टिक की, बार राम जाता है क्रॉकरी शॉप पे, क्रॉकरी शॉप के ओनर से पूछता है इज इट अनब्रेकेबल? कोई क्रॉकरी है, ओपन है, कोई पैकिंग नहीं आई, ओपन खुला सामान है, पूछता है इज इट अनब्रेकेबल? सर ये अनब्रेकेबल है। सेलर कहते या इट इज अनब्रेकेबल। उसे श्योर नहीं होता, उसे पता नहीं होता, उसे लगता यही है कि अनब्रेकेबल है, दे देता है। अनजाने में झूठ बोला, पर झूठ तो बोला ना, यस इट इज अनब्रेकेबल। बाहर ले गया ये जानते हुए अनब्रेकेबल है, उसके घर में छोटे बच्चे हैं, रोज बर्तन तोड़ते हैं, उसने सोचा चलो अनब्रेकेबल है, ले गया, पैसे दे गया। घर गया, बच्चे ने पहली बारी फेंक के मारी, टूट गई, कोई बाउल था, प्लेट थी, वापिस आ गया, कहते सर आपने तो कहा था अनब्रेकेबल, ये तो टूटी पड़ी है, टूटी उठा के आ गया, तो उठाओ सारा, ये क्रॉकरी सेट मैं नहीं लेता, डिनर सेट, ये तो अनब्रेकेबल नहीं है, आपने तो अनब्रेकेबल कहा था। इस केस में दुकानदार ने अनजाने में झूठ बोला, प्रूव कर दिया कि मुझे तो पीछे से अनब्रेकेबल कह के आया था, तो उस केस में ये मिस रिप्रेजेंटेशन है। अगर ये प्रूव हो जाए शॉपकीपर को पता था, कंपनी वालों ने ये बात कही थी कि ब्रेकेबल आइटम है, तो उसने झूठ बोला, प्रूव हो गया, तो देन दैट विल अमाउंट टू फ्रॉड, उसको फ्रॉड माना जाएगा। फर्क क्या है, फ्रॉड हो चाहे मिस रिप्रेजेंटेशन, दोनों ही केस में बाहर तो लेने से चीज क्या कर सकता है, इनकार, ये पकड़ो सामान पैसे वापस। फर्क सिर्फ ये है कि फ्रॉड में पनिशमेंट भी मिल सकती है, पनिशेबल है सामने वाले सेलर को, इसमें नो पनिशमेंट, उसे कोई जेल या कुछ ऐसा नहीं हो सकता, जस्ट क्या होगा, कॉन्ट्रैक्ट कैंसिल होगा, अपने पैसे वापस ले सकते हो। तो ये फर्क है फ्रॉड और मिस रिप्रेजेंटेशन में। और कॉर्शन, धमकी। अनड्यू इन्फ्लुएंस क्या है? अनड्यू इन्फ्लुएंस का मतलब मॉरल प्रेशर, मॉरल प्रेशर। कई बार fiduciary relation between two persons,
दो लोगों के बीच में एक विश्वास का रिश्ता होता है, जैसे कि टीचर और स्टूडेंट, धार्मिक गुरु और चेला, धार्मिक गुरु है और चेला, पेरेंट्स और बच्चे के बीच, ऐसा। तो डॉक्टर और पेशेंट के बीच, इस तरह की रिलेशन जो होते हैं सोसाइटी में। पेरेंट्स डोमिनेंट विल रखते हैं, ये लोग क्या रखते हैं, हैविंग डोमिनेंट विल ओवर अदर पर्सन। जैसे टीचर का स्टूडेंट पे प्रेशर तो होता ही है। अब क्या हुआ, एक स्टूडेंट, मेरा कोई स्टूडेंट है, उसके हाथ में एक बहुत बढ़िया रिस्ट वॉच है, मैंने वो रिस्ट वॉच देखी, महंगी रिस्ट वॉच है, मैंने उस स्टूडेंट को कहा, हमारे बीच एक अच्छा पायोस रिलेशन है, स्टूडेंट टीचर वाला, धार्मिक गुरु चेले का भी पायोस रिलेशन रहता है, विश्वास का एक रिश्ता रहता है, फिड्यूशरी, पेरेंट्स बच्चे का हो सकता। तो क्या हुआ, एक पुलिस वाले और सामने वाले जो अक्यूज्ड है उसके बीच में हो सकता है, ऐसा। तो मान लो टीचर, एज अ टीचर मैंने कहा काफ़ी महंगी रिस्ट वॉच है, मैंने कहा सोहन विल यू सेल योर वॉच फॉर ₹100 टू मी, आप 100 रुपये में वॉच बेचोगे मुझे। अब सोहन का मन नहीं है स्टूडेंट का वो वॉच 100 में देने का, पर वो सोचता है टीचर है, सर हैं, गुरु के लिए तो कुछ भी किया जा सकता है। वो सोचता है कि अगर मैंने ना कर दी तो सर से मेरे रिलेशन खराब होंगे, ऐसा। तो वो बंदे ने प्रेशर में, मन नहीं था तो भी हाँ कर दी, कहता दे दूंगा सर, नेक्स्ट वीक 100 रुपये में दे दूंगा ये वॉच। अब बाद में वो बच्चा इनकार करना चाहे तो इनकार कर सकता है, यस कर सकता है, क्योंकि उस बच्चे ने दिल से हाँ नहीं की, उसकी कंसेंट फ्री नहीं है। उसने किस चक्कर में हाँ की है, टीचर होने की वजह से। वो किस प्रेशर में है, फिड्यूशरी रिलेशन में है, उसके ऊपर मॉरल प्रेशर है, धमकी वैसी तो नहीं है लेकिन मॉरल प्रेशर तो है। डॉक्टर का पेशेंट के साथ भी ऐसा रिलेशन होता है। एक आदमी आपका इलाज कर रहा है तो आप उसकी रिस्पेक्ट करते हो, कल को वो आपकी कोई प्रॉपर्टी सस्ती लेने की बात कहे तो कई बार आप प्रेशर में साइन कर देते हो, तो बाद में जब समझ आती है बात तो ना कर सकते हो, यस इनकार कर सकते हो, बिकॉज यू एक्सेप्टेड द कॉन्ट्रैक्ट अंडर अनड्यू इन्फ्लुएंस। तो ये सारे चारों केसेस, मिस्टेक से, गलती से भी कॉन्ट्रैक्ट क्या कई बार अनजाने में हाँ कर दी जाती है। तो इन सब का क्या होता है, डोमिनेंट विल इनकी चलती है इन लोगों पे। और ये लोग, गुरु की बात, धार्मिक गुरु है, संत महात्मा, चेले को कहता है बेटा मेरे को इधर उधर आने जाने में बड़ी दिक्कत होती है, बसों में जाता हूँ, ट्रेन में, क्या तुम अपनी कार बेचोगे 5,000 रुपये में। अब चेला है, गुरु तो भगवान से मिला रहे हैं, धार्मिक गुरु, प्रेशर में आ गया और हाँ कर बैठा। 3-4 दिन बाद उसे लगा यार कहाँ मैं गाड़ी दे पाऊंगा, इतनी मुश्किल से ली है 5,000 रुपये में, और कहाँ से लूँगा। उसका मूड ना करने का है, अभी वो फाइनल डील की डेट नहीं है, ट्रांसफर की डेट अभी आगे है। इनकार करना चाहे कर सकता है क्योंकि अंडर अनड्यू इन्फ्लुएंस में उसने हाँ की है। ही कैन रिफ्यूज टू एक्सेप्ट द कॉन्ट्रैक्ट। तो ऐसे कॉन्ट्रैक्ट में अग्रीव्ड पार्टी कौन है, जिसको धमकी मिली, जिस पे क्या है मॉरल प्रेशर यूज हुआ, जिससे फ्रॉड हुआ या जिसे झूठ बोला गया। अग्रीव्ड पार्टी के ऑप्शन में, एट द ऑप्शन ऑफ अग्रीव्ड पार्टी कॉन्ट्रैक्ट इज वॉइडेबल। वॉइडेबल वर्ड का मतलब है ये वैलिड भी हो सकता है और वॉइड भी। चॉइस किसकी है, अग्रीव्ड पार्टी की। सुनो, राम को किसी बदमाश ने धमकी दी, निशान सिंह नाम का एक बंदा है, वो राम के पास आया, धमकी देता है, राम तुम अपनी कार बेचोगे मुझे 10,000 रुपये में, धमकी देता है, नहीं तो मैं क्या तेरे बच्चे को उठा ले जाऊंगा, ये वो। राम डर गया, राम कहता है जी चलो दे दूंगा, डर गया, जान प्यारी है बच्चे की, उसने हाँ कर दी। थोड़े दिन बाद क्या हुआ,
वो गाड़ियां, ऑर्डर आया सरकार का, गाड़ियां बैन होने वाली हैं, या ये समझो कि उन गाड़ियों का जो फ्यूल है वो बंद कर रही है सरकार, महंगा कर रही है। निशांत सिंह अब वो गाड़ी लेना नहीं चाहता और राम का मूड है गाड़ी दे दो यार, पीछा छुड़वाओ, बड़े लोग इस गाड़ी पर नजर रखते हैं, धमकियां देते हैं। राम गाड़ी बेचना चाहता है, तो यहां पे निशांत सिंह इनकार कर सकता है? नहीं। चॉइस किसकी है? राम की। राम को धमकी मिली थी, निशांत सिंह ने क्या यूज किया था इसके ऊपर? इसके ऊपर उसने फिजिकल प्रेशर यूज किया था, बच्चा उठाने वाला या मारने वाला, दैट इज कोर्शन। कोर्शन यूज किया था। राम कौन है? अग्रणी पार्टी। यहां पे राम कौन है? अग्रणी। राम की चॉइस है, ये कॉन्ट्रैक्ट वॉइडेबल है। वॉइडेबल का मतलब ये वैलिड भी हो सकता है और वॉइड भी। चॉइस इज अवेलेबल विद राम, अग्रणी पार्टी। राम कहता है मैं तो मान लूंगा, दे दूंगा कार 10 में, तो निशांत सिंह को लेनी पड़ेगी ये कार। कॉन्ट्रैक्ट क्या है? वैलिड। लेकिन राम गाड़ी कोई ऐसी बात नहीं, सरकार का कोई बैन नहीं, गाड़ी बढ़िया रेटों में बाजार में बिक सकती है। राम वांट टू रिफ्यूज टू डिलीवर द कार। राम इनकार करना चाहे तो इनकार कर दे, कोर्ट में कह दे सर मेरे को प्रेशर में इन्होंने मनाया था, धमकी से मनाया था, नाउ आई वांट टू रिफ्यूज द कॉन्ट्रैक्ट, तो आप मानने से इनकार कर सकते हो, तो कॉन्ट्रैक्ट क्या हो जाएगा? वैलिड। तो चॉइस इज अवेलेबल विद अग्रीड पार्टी वेदर टू एक्सेप्ट इट और रिजेक्ट इट। तो आपकी चॉइस है, इट इज वॉइडेबल कॉन्ट्रैक्ट। वॉइड मींस बेकार, वॉइडेबल मींस वैलिड भी हो सकता और वॉइड भी। तो कॉन्ट्रैक्ट वॉइडेबल कब होता है? इन 4 सिचुएशन में। एब्सेंस ऑफ फ्री कंसेंट में, दिल से हाँ ना की हो तो उस केस में। फ्रॉड हुआ, बंदे राम को दुकानदार ने अनब्रेकेबल आइटम दे दी, जबकि बात क्या हुई थी? ब्रेकेबल की। चाहे अनजाने में मिसरिप्रेजेंटेशन, सोच समझ के तो फ्रॉड। तब भी अगर राम चाहे रख लो यार, क्रोकरी बढ़िया है, इस रेट में क्या बुरी है, तो वो उसकी मर्जी, कॉन्ट्रैक्ट वैलिड। इनकार करना चाहे चीज वापस दे के अपने क्या ले ले? पैसे, तो ये क्या? कॉन्ट्रैक्ट वॉइड हो सकता है। फर्क इन दोनों में यही है, फ्रॉड करने वाले को पनिशमेंट भी है, अनजाने में झूठ बोला, नहीं पता था आपको, तो ये क्या हो जाएगा? इसमें सजा नहीं होगी, पनिशमेंट नहीं, जस्ट कॉन्ट्रैक्ट कैंसिल होगा। यही रूल इसमें है। कोर्शन पनिशेबल है, ये कोर्शन तो पनिशेबल एक्ट है, पनिशेबल है, जबकि अनड्यू इन्फ्लुएंस में पनिशमेंट नहीं, सिर्फ कॉन्ट्रैक्ट क्या होगा? कैंसिल। चॉइस अग्रीड पार्टी को दे दी जाएगी, एक्सेप्ट या रिजेक्ट, सजा नहीं होगी सामने वाले को। तो ये है, इस पे पूरा एक चैप्टर है, हम आगे पढ़ेंगे। मैंने ब्रीफ में बताया फॉर द वैलिडिटी ऑफ कॉन्ट्रैक्ट तो क्या होना चाहिए? फ्री कंसेंट बिटवीन द पार्टीज, दिल से हाँ की हो, प्रेशर से नहीं। ओके। नॉट डिक्लेयर्ड वॉइड, कुछ कॉन्ट्रैक्ट्स डिक्लेयर्ड वॉइड बाय लॉ, वो कॉन्ट्रैक्ट बेकार है, जैसे मैरिज ब्रोकरेज के कॉन्ट्रैक्ट या मैरिज ब्रेकेज के कॉन्ट्रैक्ट, या इंटरेस्ट अगेंस्ट ऑब्लिगेशन, ऑब्लिगेशन मीन्स अपनी ड्यूटी के खिलाफ जाने के कॉन्ट्रैक्ट, ऐसे कॉन्ट्रैक्ट गलत हैं। कुछ चैम्पर्टी, पूरा चैप्टर इस पे, एक्चुअल में इन सब चीजों पे चैप्टर है, एक एक पूरा पढ़ेंगे अपन डिटेल में। कुछ कॉन्ट्रैक्ट वॉइड डिक्लेयर हैं, जैसे वेजरिंग के कॉन्ट्रैक्ट, वेजरिंग के कॉन्ट्रैक्ट हो गए, जैसे बैटिंग, शर्तें लगाते हैं आप, पत्ते खेलते हैं एटसेट्रा, लॉटरी खेलते हैं, ये सारे कॉन्ट्रैक्ट वॉइड डिक्लेयर्ड हैं, इनका कोई मीनिंग नहीं। आपने किसी वेजरिंग मीन्स बैटिंग, कार्ड गेम, फ्यूचर की एक इवेंट को फिक्स करते हो, शर्त लगा ली कि भैया कांग्रेस जीतेगी या बीजेपी, जीत गया, पैसा नहीं दे रहा सामने वाला, कॉन्ट्रैक्ट एक्ट में कोई सुनवाई नहीं, बेकार है। लॉटरी के कॉन्ट्रैक्ट किसी और लॉ में लड़ो तो लड़ो केस, कॉन्ट्रैक्ट एक्ट में वॉइड है। देखो हर चीज का एक लॉ है, उस लॉ के अकॉर्डिंग ही आपको कोर्ट में केस फाइल करना होगा। मान लो हस्बैंड वाइफ का डिस्प्यूट है, तो आप उससे कॉन्ट्रैक्ट एक्ट में थोड़ी कोर्ट में लेके जाएंगे, आपका वकील हिंदू लॉ में लड़ेगा वो केस। कंपनी से रिलेटेड किसी मैटर का डिस्प्यूट है तो वो कंपनी एक्ट के अकॉर्डिंग रिजॉल्व होगा ना कोर्ट में,
पार्टनर का पार्टनरशिप में, तो किसी और लोग के अगेंस्ट नहीं। तो देखना पड़ेगा आपको कि इन कॉन्ट्रैक्ट एक्ट में ये कॉन्ट्रैक्ट वॉइड है। इसका एक मैं बड़ी एग्जांपल लेता हूं कि भाई एरिया ऑफ द लॉ, जो रिस्पेक्टिव लॉ आप पे एप्लीकेबल है उसके अकॉर्डिंग केस रिजॉल्व होगा। क्या हुआ, एक अच्छा जोक है। क्या हुआ, एक आदमी भागता हुआ पोस्ट ऑफिस में जाता है, हाँफ रहा है, उसे सांस चढ़ी हुई है, तो हाँफता हुआ पोस्ट मास्टर को कहता है पोस्ट ऑफिस में कि भाई साहब मेरी बीवी गुम गई है। वो कहता है पोस्ट मास्टर कि भाई यहां क्या करने आया, बीवी गुम गई है तो पुलिस स्टेशन में जाना, ये तो पोस्ट ऑफिस है। तो वो बंदा हाँफता हुआ कहता है समझ नहीं आ रहा खुशी के मारे क्या करूं, कहां जाऊं कहां ना जाऊं। तो आदमी को वही बात है कि पोस्ट ऑफिस क्या करेगा, वो पुलिस डिपार्टमेंट करेगा। तो वो वही बात है, जो जो लॉ एप्लीकेबल है उसके अकॉर्डिंग ही मैटर को रिजॉल्व करेंगे। फिलहाल कॉन्ट्रैक्ट एक्ट में शर्तें लगाना, पत्ते, लॉटरी के कॉन्ट्रैक्ट बेकार हैं। ओके, मैरिज करना शादी.com और उनसे जो कॉन्ट्रैक्ट करते हैं वो बेकार हैं, कॉन्ट्रैक्ट एक्ट में बेकार हैं, किसी और लॉ के अंदर वैलिड हो सकते हैं। एक रिश्ते करवाने वाला आदमी है, कहता जी मैं अच्छा रिश्ता दिलवा दूंगा, 10,000 रुपये लूंगा, अच्छा रिश्ता दिलवा दूंगा। कॉन्ट्रैक्ट हो गया, शादी करवा दी, रिश्ता हो गया, अब आप 10,000 रुपये मांग रहा है वो रिश्ते वाला, जो मैरिज ब्यूरो वाला। आप ना दें तो क्या वो लीगली ले सकता है? नहीं, क्योंकि रिश्ता करवाना सोशल पॉइंट ऑफ व्यू से गलत है पैसे लेके, क्योंकि जिन्होंने पैसे लेके रिश्ते करवाने हैं ना, तो वो गलत रिश्ते करवा देते हैं अपने कमीशन के चक्कर में। कहता है जिंदगी जी लेंगे तो अच्छा, नहीं तो डिवोर्स के बाद दोबारा फिर शादी करवाएंगे, दोबारा फिर कमीशन खाएंगे। ऐसी चीजें, ये कोई सामान नहीं है रिश्ते करवाना, दोनों की लाइफ का सवाल है। तो ये कॉन्ट्रैक्ट सोशल, पुराने टाइम में तो पंडित वगैरह रिश्ते करवाया करते थे। आजकल क्या है, कोई बीच में मीडिएटर आना नहीं चाहता, क्योंकि आजकल प्रॉब्लम्स कई हैं। तो मैरिज तुड़वाना, कोई आदमी किसी पंडित को या किसी थर्ड पर्सन को कहता है यार वो मिस रीटा की शादी रुकवा दे, मैं आई विल पे यू ₹10,000, ये कॉन्ट्रैक्ट बेकार है। शादी हो रही है, मेजर लोग हैं, बच्चों की शादी रुकवाते तो समझ में आती है, मेजर लोगों की शादी रुकवाने का कॉन्ट्रैक्ट बेकार है, गलत है, पिटाई और होगी पकड़े गए तो ये लीगली गलत है। अपने मालिक से धोखा करना, इंटरेस्ट अगेंस्ट ऑब्लिगेशन। कोई वेटर है, सामने वाले कस्टमर से सेटिंग कर लेता है वेटर। कुछ कस्टमर दिल्ली आते हैं वहां, तो वेटर से सेटिंग कर लेते हैं, भैया ऐसा किया कर, शाही पनीर की एक प्लेट में इतना माल डाला है कर, 2 प्लेट का तुझे टिप में दे देंगे 150 रुपए। तो वो सेटिंग कर लेता है, भैया ये गलत है, वो जो सर्वेंट है वो गलत काम कर रहा है, वेटर, मालिकों से धोखा। ऐसे कॉन्ट्रैक्ट क्या है, बेकार। उसने खूब सेवा की, सामने वाले कस्टमर को एक प्लेट में 2-3 प्लेट का माल डाल दिया, अच्छा उसने स्टफ, नान, चपाती वगैरह बढ़िया दिया, रायता, ये वो, बिल भी कम बनवा के लाया। अब आपसे वो टिप मांगता है और आप रिफ्यूज कर दो, तो क्या वो केस लड़के ले सकता है? नहीं, ये कॉन्ट्रैक्ट वैलिड ही नहीं था, पिटाई और होगी ऐसे वेटर की। वो बाय लॉ ले भी नहीं सकता, क्योंकि ये क्या है, धोखा कर रहा है वो मालिक से, अपनी ड्यूटी के अगेंस्ट इंटरेस्ट ले रहा है, फायदा उठाने की कोशिश कर रहा है। चैम्पर्टी मेंटेनेंस होता है विटनेस का बड़ा केस, विटनेस। आप किसी को बचा रहे हो, आप कहते हो कि भाई मेरे को 1 लाख दे दे, मैं तेरा नाम नहीं लूंगा कोर्ट में, ये कॉन्ट्रैक्ट गलत है। इंटरेस्ट अगेंस्ट लॉ, आप लॉ के अगेंस्ट कॉन्ट्रैक्ट कर रहे हो। स्ट्रिफलिंग प्रोसिक्यूशन, इसे बोलते हैं स्ट्रिफलिंग प्रोसिक्यूशन, सजा माफ करवा रहे हो किसी की पैसा लेके, तो ये गलत है। ऐसे कॉन्ट्रैक्ट, किसी कंपटीशन में जज से कॉन्ट्रैक्ट with judges of the competition, कंपटीशन हो रहा है, जजेस से किसी पार्टिसिपेंट ने कॉन्ट्रैक्ट कर दिया, जैसा मेरे को फर्स्ट निकाल देना, 5 लाख रुपए दे दूंगा, ये गलत है। उन्होंने फर्स्ट निकाल दिया तब भी पैसे मांग नहीं सकते वो, क्योंकि कॉन्ट्रैक्ट क्या है, गलत है, सोशल पॉइंट ऑफ व्यू से गलत है, सोसाइटी के अगेंस्ट है। तो एक पूरा चैप्टर है, मैंने ब्रीफ बताया है, कई चीजें और भी हैं जो सोशल पॉइंट ऑफ व्यू से गलत है, सोसाइटी के अगेंस्ट है। ऐसे कॉन्ट्रैक्ट डिक्लेयर्ड वॉइड बताया था, बेकार, हैविंग नो इफेक्ट। वॉइड और वॉइडेबल में क्या फर्क है वो बता चुका हूं, वॉइड और वॉइडेबल।
वॉइडेबल का मतलब वैलिड भी हो सकता है और वॉइड भी, एट द ऑप्शन ऑफ अग्रीव्ड पार्टी। अभी बताया था नॉर्मली ये किस सिचुएशन में होता है, इन केस ऑफ एब्सेंस ऑफ फ्री कंसेंट। बताया था एब्सेंस ऑफ फ्री कंसेंट का केस कि धक्के से मनाया गया, फ्रॉड से, झूठ बोल के, कोर्शन से, अनड्यू इन्फ्लुएंस से। तो पार्टी क्या कर सकती है, हां या ना। हां करे तो कॉन्ट्रैक्ट वैलिड, मानने से इनकार करना चाहे कर सकती है तो कॉन्ट्रैक्ट वॉइड। जबकि वॉइड कॉन्ट्रैक्ट या वॉइड अग्रीमेंट में क्या था, इलीगल ऑब्जेक्ट, इलीगल कंसीडरेशन, पार्टीज का कैपेबल ना होना, तो ये क्या है, वॉइड। और सुनना, वॉइड अग्रीमेंट और वॉइड कॉन्ट्रैक्ट, एक ये सिचुएशन क्या है, वॉइड अग्रीमेंट तो अग्रीमेंट ही वॉइड है, अग्रीमेंट इज वॉइड, यानी फ्रॉम द बिगिनिंग कॉन्ट्रैक्ट बेकार है, फ्रॉम बिगिनिंग कॉन्ट्रैक्ट हैज नो इफेक्ट, कोई मीनिंग नहीं, शुरू से बेकार। जैसे माइनर वाला केस बताया, जैसे इलीगल पर्पस वाला अग्रीमेंट बताया, या जैसे इलीगल कंसीडरेशन का इश्यू बताया, तो ये क्या है, ये सारे के सारे वॉइड अग्रीमेंट है। अगर अग्रीमेंट फ्रॉम द बिगिनिंग बेकार तो कॉन्ट्रैक्ट भी शुरू से बेकार है। जब अग्रीमेंट ही वैलिड नहीं तो कॉन्ट्रैक्ट हो ही नहीं सकता। वॉइड कॉन्ट्रैक्ट क्या, इन द बिगिनिंग, इन बिगिनिंग इट इज वैलिड बट subsequently becomes void। क्या हुआ, शुरू में वैलिड था, एक बंदे ने, एक बॉलीवुड का एक्टर है राम, एक्टर का नाम कुछ भी रख लो, कॉन्ट्रैक्ट विद एक्स टू डांस इन द फंक्शन, इन द फैमिली फंक्शन। आपने फैमिली फंक्शन में कॉन्ट्रैक्ट कर लिया डांस का 2 लाख रुपए का, 2 मंथ्स लेटर वो फंक्शन की डेट है, अग्रीमेंट हो गया, सब कुछ सही है। डांसर ने 2 लाख रुपए लेने की बात होगी, ऑर्केस्ट्रा टीम है जैसे भी फंक्शन में डांस करेगा 2 लाख देगा, वैलिड। लीगल पर्पस है डांस करना, लीगल कंसीडरेशन, डांसर और आप क्या हो, मेजर हो, साउंड माइंड के हो, फ्री कंसेंट है, कोई धक्का या जबरदस्ती फ्रॉड नहीं, तो वैलिड। लेकिन क्या हुआ, जस्ट आफ्टर कॉन्ट्रैक्ट डांसर एक्सपायर, डांसर क्या हो गया, एक्सपायर। तो ये कॉन्ट्रैक्ट शुरू में वैलिड था, वैलिड इन द बिगिनिंग, वैलिड इन बिगिनिंग, शुरू में तो सब कुछ सही था, बट वॉइड इन लेटर स्टेज। तो ये है कि भाई जब कॉन्ट्रैक्ट किया तो वैलिड था, बाद में जाके क्या हो गया, वॉइड, दैट इज वॉइड कॉन्ट्रैक्ट। अगर अग्रीमेंट ही वॉइड होगा, शुरू से ही मर्डर करने का कॉन्ट्रैक्ट है, चीटिंग करने का कॉन्ट्रैक्ट है, शादी करवाने का कॉन्ट्रैक्ट है, या पत्ते शर्तें लगाने का कॉन्ट्रैक्ट है, सजा माफ करवाने का कॉन्ट्रैक्ट है, तो ये शुरू से ही वॉइड अग्रीमेंट है, तो कॉन्ट्रैक्ट तो वैलिड हो ही नहीं सकता। और ये सिचुएशन शुरू से सब कुछ सही था, वैलिड अग्रीमेंट था, सारे कंडीशन सही थी, लेकिन कुछ ऐसी चीज हैपन हुई ऑपरेशन ऑफ लॉ की वजह से, कॉन्ट्रैक्ट क्या हो गया, वॉइड। ऐसे ही होता है, स्कूटर बेचने खरीदने का कॉन्ट्रैक्ट था वैलिड, सब सही, जब डिलीवरी देनी थी उससे पहले स्कूटर को आग लग गई, वो खत्म, तो कॉन्ट्रैक्ट क्या हो जाएगा, वॉइड, सब्सिक्वेंटली वॉइड। शराब बेचने का कॉन्ट्रैक्ट था, जब कॉन्ट्रैक्ट था तो सब सही था, वैलिड। थोड़े दिन बाद, 2 महीने बाद वाइन देनी थी, लेकिन बीच में ही सरकार ने प्रोहिबिशन लगा दिया, वाइन बैन हो गई, तो वो कॉन्ट्रैक्ट क्या हो जाएगा, बेकार, सब्सिक्वेंटली। ओके, पॉसिबिलिटी, स्टार, तारे तोड़ के लाने का कॉन्ट्रैक्ट, मजाक है खाली, बेकार। डेड आदमी को क्या करना है, अलाइव, बेकार। उड़ के दिखाने का, फ्लाई लाइक बर्ड्स। एक आदमी कहता है कि भाई तारा तोड़ ला, 1 लाख रुपए दूंगा, 10 लाख दूंगा, तो पता है ना टूटना, ना उसने पैसे देने, तो खाली मजाक है, हंस खेल रहे हैं, मजाक कर रहे हैं, इट हैज नो मीनिंग, इम्पॉसिबिलिटी टू परफॉर्म, बेकार है। मरे को जिंदा कर दूंगा, एक संत महात्मा कहता है, लाख रुपए लूंगा, हो ही नहीं सकता। साइंटिफिकली जो डेड है वो कभी अलाइव नहीं हो सकता।
या उठ गया तो इट मीन्स वो ड्रामा था, मरा ही नहीं था, सोया था। तो वो चीज है, डेड आदमी कभी लाइव नहीं हो सकता, इसके कॉन्ट्रैक्ट मजाक से ज्यादा नहीं है, इट हैज नो मीनिंग। फ्लाई लाइक बर्ड्स, कहते उड़ के दिखा दे पंछियों की तरह 20 लाख दूंगा, तो इट हैज नो मीनिंग, क्योंकि ये पॉसिबल नहीं है। तो ये पॉसिबल चीजों का अग्रीमेंट ही कॉन्ट्रैक्ट बन सकता है। तो आपने समझा, ऑफर एंड एक्सेप्टेंस लीगल रिलेशन वाली हो, लीगल पर्पस हो, इलीगल कामों के अग्रीमेंट ही रह जाएंगे, इट विल नॉट बी कंसीडर एज कॉन्ट्रैक्ट। लीगल कंसीडरेशन हो, इलीगल कंसीडरेशन की चीजें वैलिड नहीं। ओके, बदले में समान लीगल आए। कैपेबल पार्टी मेजर हो, साउंड माइंड की हो और नॉट डिस्क्वालिफाइड बाय लॉ, वरना कॉन्ट्रैक्ट वॉइड। फ्री कंसेंट, कोर्शन, अनड्यू इन्फ्लुएंस, फ्रॉड और मिस रिप्रेजेंटेशन या मिस्टेक ना हो, वरना कॉन्ट्रैक्ट वॉइडेबल है एट द ऑप्शन ऑफ अग्रीड पार्टी। वो हाँ करे तो वैलिड, ना करे तो वॉइड। नॉट डिक्लेयर्ड वॉइड, एक लिस्ट है, चैप्टर है जिसके अंदर लिस्ट है, ये कॉन्ट्रैक्ट वॉइड है, बैटिंग के, मैरिज ब्रेकेज या ब्रोकरेज के, या कंपटीटर है आप किसी जज को पैसे देना, इस तरह के। तो जो इम्पॉसिबल चीजों के वो भी क्या है, बेकार हैं, इनका कोई मीनिंग नहीं। तो फ्रेंड्स, आप ये जो फर्स्ट इंट्रोडक्टरी चैप्टर है इसमें कुछ मीनिंग्स डिस्कस किए। नेक्स्ट क्लास में आप इसके और जो प्रोविजन है कॉन्ट्रैक्ट के वो फॉलो करेंगे। तो कॉन्ट्रैक्ट, सेल ऑफ गुड्स एक्ट, पार्टनरशिप, एलएलपी और कंपनीज एक्ट को हमें स्टडी करना है। तो फ्रेंड्स, let me know that what you want to see next. Please post your comments on my WhatsApp number CA Sumit Goyal. If you are interested to join our CA foundation classes, you can contact us. Or online classes will also be provided to all students. That's it. Thank you very much.